बातचीत ओके। तो देखिए 1942 का हम लोग क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ लिए थे लास्ट टाइम, भारत छोड़ो आंदोलन है, उसकी चर्चा हो गई। उसके बाद में आज का टॉपिक जैसे हम लोगों ने बोला था आज आज़ादी ले लेंगे, है ना। तो 16 अगस्त आज हम लोग की आज़ादी का दिवस है, कर लेते हैं आज़ादी थोड़ी सी। तो 1942 के बाद से लेकर 1947 तक ये जितनी भी घटनाएं हैं, लाइक 1943 से शुरू होगा और 1947 तक आज पूरा का पूरा कार्यकाल हम लोग खत्म करेंगे। और इस कार्यकाल में दो वायसराय के बारे में हमें चर्चा करनी है, एक लॉर्ड वेवेल होंगे और एक लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। तो लॉर्ड वेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन इन दोनों के बारे में चर्चा करें, ठीक है। चलो खामोश हो जाओ, अब सुन लो क्लास ध्यान से। अब हम बार बार नहीं टोकेंगे कि चुप जाओ, सुन लो अब ध्यान से। केशपाल आपसे ही कह रहे हैं। देखिए लॉर्ड वेवेल जो इससे के समय में कार्यकाल है 1943 से 47, इनके समय की इंपॉर्टेंट घटनाएं कुछ देख लेते हैं पहले, और इन्हीं के बारे में थोड़ा भी डिटेल हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। जैसे 1943 के अंदर लॉर्ड वेवेल यहाँ पे अगले वाइसराय चुने जाते हैं, और लॉर्ड वेवेल के समय काल से ही भारत की आज़ादी की जो नई परंपरा है यहीं से स्टार्ट होती है। बेसिकली बात तो देखिए बहुत पहले से चल रही है कि भारत आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद हो जाएगा, इसको लेकर चर्चाएं बहुत हैं, लेकिन यहाँ से वो फॉर्मूले शुरू हो जाते हैं जिसके थ्रू भारत को आज़ादी अब मिलेगी, है ना। तो लॉर्ड वेवेल 1943 से 47 इनके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं में सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सीआर फॉर्मूला, है ना। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला, इनके बारे में पहले भी हम लोग देख चुके हैं। गांधी के दल के नेता हैं, हमेशा गांधीवादी विचारधारा से हमेशा ये पूरी तरीके से सहमत रहते थे, और उसी को इन्होंने आगे यहाँ पे भी बढ़ाया। और यहाँ पे भी सीआर फॉर्मूला एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फॉर्मूला के तौर पर अभी देखेंगे क्यों हो गया। 1945 के अंदर यहाँ पर वेवेल प्लान आएगा, और वेवेल प्लान के साथ ही शिमला सम्मेलन या शिमला समझौता एक और पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। हमने पता की बात की थी उसमें कि जब मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन हो रहा था तब वहां पे शिमला सम्मेलन हुआ था, है ना। अब एक शिमला सम्मेलन और होगा जब भारत की आजादी को लेकर डिस्कशन हो रहा है या पार्टीशन को लेकर डिस्कशन हो रहा है, तब यहाँ पे एक शिमला सम्मेलन होने वाला है, ठीक है। तो इसी समय में यहाँ पे शिमला सम्मेलन वेवेल प्लान है। 1945 में भारत में यहाँ पर जो युद्ध का खतरा था वो तो समाप्त हो गया, क्योंकि विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था 1945 में, लेकिन अभी भी एक खतरा था, जापान अभी भी युद्ध से पीछे नहीं हटा था। तो जापान क्योंकि एशिया का एक कॉन्टिनेंट होने के नाते भारत को अटैक कर अंग्रेजों के ऊपर प्रभाव बनाना चाहता था, तो हमेशा जापान से एक खतरा बना हुआ था कि जापान भारत पे अटैक करेगा। तो क्या प्रभाव है उसको भी देखेंगे यहाँ पे। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत को उस समय क्या प्रभाव पड़ा, ठीक। 1945 में INA का परीक्षण, इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज ने क्या क्या तरीके की चीजें भारत के अंदर उस समय में परफॉर्म करी, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे देख लेंगे। 1946 में नौसेना विद्रोह, बाहर की सेना ने आके भारत के ऊपर अटैक किया। अटैक करने के बाद भारत की कुछ लोकल सेनाएं या लोकल आर्मी उन सेनाओं के साथ मिलकर भारत के कुछ इलाकों को आजाद करने में सक्सेसफुल हो गई, है ना। तो वो 1946 में भी देखेंगे। कैबिनेट मिशन इसके बाद आ जाएगा, और कैबिनेट मिशन वही है जो भारत के अंदर अंतरिम सरकार बनाने के लिए जाना जाता है ना। भारत की अब एक अंतरिम सरकार होगी जिसमें सभी भारतीय होंगे और सारे भारतीय मिलकर अब अपनी एक सरकार चलाएंगे। तो ये कैबिनेट मिशन की देन थी। कैबिनेट मिशन इस तरीके से भारत में आया और इसने संविधान को नए तरीके से रखने का प्रयास किया, ठीक है। इसकी बात करेंगे। और फिर 16 अगस्त 1946 यहाँ पर मुस्लिम लीग की पूरी तरीके से जो बात को नहीं माना जा रहा था, पाकिस्तान की डिमांड को अभी भी फुलफिल नहीं करने की बात की जा रही थी, तो यहाँ पे क्या किया गया, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मतलब यहाँ पे ये था कि अब हिंसा करके भी हमें पाकिस्तान अलग करना पड़ेगा, तो हम पाकिस्तान अलग करेंगे। तो वो यहाँ से पूरी तरीके से एक युद्ध पे, जो कह सकते हो आप कि इंटरनल वॉर या इंटरनल रिबेलियन होता है, उसके ऊपर उतर आए थे, ठीक है। तो यहाँ से सीधी कार्यवाही दिवस यहाँ पर शुरू हो गया था, और उसके बाद में फिर एक बैठक होती है, संविधान सभा की बैठक होती है, और बैठक के बाद में संविधान बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये वेवेल के समय की घटनाएं हैं। 47 आएगा, लॉर्ड माउंटबेटन आएंगे, और माउंटबेटन आगे किस तरीके से डिकी बर्ड प्लान देते हैं या माउंटबेटन प्लान देते हैं या जून प्लान देते हैं, उन सब की चर्चा हम लोग वहां पे कर लेंगे, जो 1947 में भारत की आजादी का दिवस कहलाता है, ठीक है।
सीआर फॉर्मूला सबसे पहले देखिए, सीआर फॉर्मूला और इसी से रिलेटेड एक और फॉर्मूला भी आगे है जिसका नाम यहाँ पे मेंशन नहीं है, देसाई लियाकत पैक्ट। ठीक है, देसाई लियाकत पैक्ट, इसी से लेना देना उसका भी थोड़ा बहुत, उसके बारे में बता दूंगा मैं आपको भी। पहले सीआर फॉर्मूला को थोड़ा समझ लेते हैं जो 1944 में आया। ठीक, 1944 में जब सीआर फॉर्मूला आया, उसके पीछे आने के सबसे बड़ा कारण ये था कि जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस में मतभेद थे, है ना, मुस्लिम लीग कांग्रेस के मतभेद की वजह से अब यहाँ पे भारत की आजादी रुक चुकी थी। भारत की आजादी शायद वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद मिल जानी थी, 45 में वर्ल्ड वॉर खत्म होना था और उसको लेकर भारत की आजादी 45 में ही मिलनी थी। अब यहाँ क्या हो रहा था, बार बार बातें टल रही थी कि क्या करना है, भारत को आजाद करना है या नहीं करना। और भारत अगर आजाद नहीं होगा तो फिर पाकिस्तान का मतलब क्या है या अलग से एक प्रांत का मतलब क्या है, इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस लगातार बनते चले जा रहे थे। उन क्वेश्चंस का यहाँ पे एक निवारण करने के लिए सीआर फॉर्मूला आया। सी राजगोपालाचारी जो कि गांधीवादी विचारधारा से पूरी तरीके से यहाँ पर इंस्पायर्ड है और वो गांधी के विचारों को या गांधी की विचारधारा को यहाँ पे रखने का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गांधीवादी विचारधारा या गांधी के विचारों को रखने का यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, उस कार्य को सीआर फॉर्मूला के थ्रू रखा गया। सीआर फॉर्मूला बेसिकली राजगोपालाचारी ने गांधी जी के कुछ सिद्धांतों को लाके रखा किसके सामने, मोहम्मद अली जिन्ना के सामने। यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर रहे हैं, मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे संभाल के रखा करते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लगातार पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं और पाकिस्तान की डिमांड को लेकर यहाँ पर जो एक टू नेशन थ्योरी क्रिएट होती चली जा रही थी, उस टू नेशन थ्योरी को कंट्रोल करने के लिए सीआर फॉर्मूला को लाया गया। ये एक हिडन पैक्ट था, इसके बारे में कांग्रेस को नहीं पता था, कांग्रेस के नेताओं को नहीं पता था कि ऐसा कोई पैक्ट होने वाला है। ये गांधी जी ने राजगोपालाचारी को अलग से बुलाया और अलग से बुला के उनको एक बात समझाई थी कि जाके मोहम्मद अली जिन्ना से एक बात करो पहले, और उस बात का अगर कोई निवारण होता है तब हम कांग्रेस के सामने इस मत को रखेंगे, इन बातों को रखेंगे। तो जो राजगोपालाचारी हैं, उन राजगोपालाचारी ने जाके क्या करा, मोहम्मद अली जिन्ना के सामने कुछ शर्तें रखी और उन शर्तों में यह था कि आप जो पाकिस्तान की डिमांड लगातार कर रहे हो उसको बंद कर दो। आप रिजर्वेशन माइनॉरिटीज के लिए जितने भी चाहते हो, हम रिजर्वेशन देने के लिए तैयार हैं, या ऐसी तमाम शर्तों के ऊपर हम आपकी बात मानने को तैयार हैं, लेकिन हाँ, पाकिस्तान की डिमांड की वजह से भारत की आजादी टलती चली जा रही है। भारत की आजादी इस समय महत्वपूर्ण है, या पहले भारत को आजाद कर लेते, उसके बाद में क्या करेंगे, लोगों से वोटिंग करा देंगे, और लोग अगर चाहेंगे जाना पाकिस्तान बनाने तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जाना चाहे या ना जाना चाहे। अभी एक हिडन फॉर्मूला था, इसके बारे में कांग्रेस के बड़े नेताओं को नहीं पता, ये सिर्फ राजगोपालाचारी जानते हैं और गांधी जी जानते हैं, जो मोहम्मद अली जिन्ना के पास में भेजा गया था। मोहम्मद अली जिन्ना ने इनकी सारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, राजगोपालाचारी की, और सारी बातें सुनने के बाद में क्या बोल दिया, नो, है ना, बाद में लास्ट में क्या बोल दिया, नो। और नो बोलते ही ये बात अब फैल गई आग की तरह पूरे भारत में, है ना। अब यहाँ पे गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो गया कि आप हिडन फॉर्म में जिन्ना के साथ कौन सा समझौता करना चाहते हो, किस तरीके का समझौता करना चाहते हो। तो गांधी जी ने अपनी सारी बातें सामने रखी कि मैं नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो, इसलिए मैंने सीआर फॉर्मूले जैसी चीज उसके सामने पेश करने की कोशिश करी। ठीक है, सीआर फॉर्मूला बेसिकली राजगोपालाचारी का वो प्रयत्न है जिस प्रयत्न के थ्रू ये क्या करना चाह रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बंटवारे को भी रोकना चाहते हैं और चाहते हैं भारत को पहले आजादी मिल जाए, उसके बाद मुस्लिमों का किसी भी तरीके का जो रिजर्वेशन का राइट्स होगा वो रिजर्वेशन के राइट्स उनको दिला दिए जाएंगे, चाहे वो प्रांतों में उनकी संख्याओं के हिसाब से दिलाए जाए या फिर उनकी संसद में जितनी भी सीटें हैं उसके बेसिस पे उनको कुछ रिजर्वेशन दे के दिलाया जाए। तो इस सब की चर्चा जो है बेसिकली बाद में की जाती है, लेकिन यहाँ पे जिन्ना ने इस बात को मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया। तो सीआर फॉर्मूला जो 1944 में आया था वो भी एक असफल प्रयास था। ठीक है, इसी के साथ में एक और पैक्ट आया जो मैं आपको पैरेलली बता रहा हूँ, इसका नाम था देसाई लियाकत पैक्ट। ठीक है, देसाई लियाकत पैक्ट की जब बात करोगे आप तो देसाई कौन से पक्ष के होंगे, भूला भाई देसाई, ये गांधी पक्ष के हैं जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से पार्ट लिया था, और लियाकत कौन है, लियाकत अली खान जो मोहम्मद अली जिन्ना के समर्थक के तौर पर सबसे बड़े मुस्लिम लीग के नेता थे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में एक संधि हुई
और ये संधि बेसिकली थी अगेन फिर भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को लेकर। देसाई जो थे वो कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे और लियाकत जो थे वो मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव बन के गए थे। और ये संधि जो हुई थी 1945 में हुई है। और इस संधि की जो वार्ता हो रही थी उस वार्ता के अंदर सीआर फॉर्मूला फेल हो गया। अब उसमें क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। तो उन्होंने बोला आपको एक अलग नेशन चाहिए, हम उसके लिए मना नहीं करते, आप एक अलग नेशन ले लेना, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अलग नेशन लेने से पहले भारत को आज़ादी मिल जानी चाहिए, ये सुनिश्चित कर लेते हैं पहले से। अगर एक भारत आज़ाद हो जाएगा, आज़ाद होने के बाद में क्या होगा, आपको पाकिस्तान चाहिए होगा, हम पाकिस्तान देने के लिए तैयार हो जाएंगे, जो प्रांत चाहिए होंगे, जितने प्रांत चाहिए होंगे उस हिसाब से हम उसके ऊपर एक डील कर लेंगे, तब जाके आप पाकिस्तान बना लेना रिप्रेजेंटेशन के आधार पर। लेकिन अभी पहले जरूरी क्या है, भारत की आज़ादी, क्योंकि इस सब के चक्कर में भारत की आज़ादी रुक जाएगी अगर ये विवाद नहीं सुलझे, है ना। लेकिन मुस्लिम लीग ने यहाँ पे ये कहते हुए मना कर दिया कि जब तक पाकिस्तान नहीं बन जाता तब तक भारत की आज़ादी नहीं हो पाएगी। और ये अंत तक आप देखोगे मुस्लिम लीग की यही जिद रही, इसीलिए 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान पहले बन गया, उसके बाद में 15 अगस्त को भारत को आज़ाद किया गया, है ना। तो ये एक जिद थी उन लोगों की जिसकी वजह से लगातार भारत की आज़ादी खतरे में पड़ती चली गई और इतना लंबा समय खिंचता चला गया। तो सीआर फॉर्मूला, देसाई लियाकत पैक्ट या इसके बाद आने वाले जितने भी भारत के अंदर सुधार हैं उन सारे सुधारों में मुस्लिम लीग से सिर्फ एक ही चर्चा हो रही है, और वो चर्चा ये हो रही है कि किसी भी तरीके से भारत की आज़ादी सुनिश्चित करा ली जाए। बाद में देखा जाएगा कि किस तरीके का डिवीजन होना और कैसा डिवीजन होना है, ठीक है। लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं थे। फिलहाल यहाँ पे इसकी पृष्ठभूमि से ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रस्ताव है। यहाँ प्रस्तावों के अंदर देख लीजिए, सीआर फॉर्मूले की बात कर रहे हैं हम लोग 1944। इंपॉर्टेंट फैक्ट जो चीजें हैं मैंने आपको समरी बता दी उसकी, अभी डिटेल में देख लीजिए क्या क्या प्रस्ताव इसके अंदर रखे गए थे। जैसे पहला, ब्रिटिशों से आज़ादी की मांग के लिए मुस्लिम लीग कांग्रेस से हाथ मिलाएगी, पहली चीज। यहाँ पर भारत की आज़ादी पहले सुनिश्चित करा दी जाए, उसके बाद में फिर देख लेंगे किस तरीके का बंटवारा कराना। तो दोनों लोग आपस में भी क्या करें, एक सहयोग करके सरकार बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और अब क्या करा जाएगा, दोनों दल मिलके एक केंद्रीय सरकार बनाएंगे जो अस्थायी सरकार होगी। ऐसा नहीं है परमानेंट सरकार बना दी जाएगी, भाई इंटरिम गवर्नमेंट तब तक चलेगी जब तक इलेक्शंस नहीं भारत में हो जाते। तो केंद्र में क्या बना दी जाएगी, एक अस्थायी सरकार बना दी जाएगी, ठीक है। और युद्ध के बाद में एक आयोग भी गठित किया जाएगा मुस्लिमों के लिए बेसिकली, या मुस्लिम प्रांतों के लिए, जो आयोग ये सुनिश्चित करेगा कि वो कौन कौन से प्रांत ये वोट देना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। जैसे पंजाब की बात कर लें हम लोग, बंगाल की बात कर लें, है ना, या फिर इधर जो पाकिस्तान का इलाका लाहौर या सिंध के प्रांत जो सारे के सारे बट गए, इन प्रांतों के अंदर वोटिंग होनी थी और वोटिंग के हिसाब से तय किया जाना था कि कौन इस समय में किधर जाना चाहता है। जब भारत जाना चाहते हो तो भारत रह लो, पाकिस्तान जाना तो पाकिस्तान। इस बात को रखा गया था इसमें कि चलो हम जनमत संग्रह करा लेंगे लेकिन पहले आजादी ले लेते हैं, ठीक है। अभी इसका भी विरोध करेगा जिन्ना ने बोला अगर आप जनमत संग्रह कराओगे तो जनमत संग्रह भारत के अंदर, अगर पंजाब का जनमत संग्रह करा रहे हो तो पंजाब के जनमत संग्रह में सिर्फ मुस्लिमों के वोट पड़ने चाहिए, ठीक है। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है, अगर सिर्फ मुस्लिम वोट डालेंगे तो जिन्ना के इन्फ्लुएंस में आगे क्या करेंगे, पाकिस्तान वाला डाल देंगे पूरा का पूरा कि चलो हमें पाकिस्तान चाहिए। लेकिन वहां पे रह रहे सिख, उनका क्या, वहां पे रह रहे हिंदू, उनका क्या। तो मेजोरिटी तो पाकिस्तान वाले पक्ष को मिल जाती और पाकिस्तान पंजाब को लेके हट जाता, अलग हो जाता। फिर वहां पे रह रहे हिंदुओं और सिखों को भी साथ में जाना पड़ता, जैसा बाद में हुआ भी, है ना कहीं मुस्लिम लीग की इन कुछ बातों को मानना भी पड़ा, जिसकी वजह से पंजाब का प्रांत जो था उसमें सिख भी आधे और हिंदू भी आधे कहाँ चले गए, पाकिस्तान के अंदर चले गए। लेकिन वहां उन्हें चॉइस दी गई थी, जिसको जहां रहना है वो वहां रह सकता है, किसी को जबरन कहीं नहीं भेजा गया था। ये एक अच्छा उपाय निकाला गया था भारत के अंदर आजादी के समय। अभी उसकी भी बात करें, ठीक है। और विभाजन की स्थिति में, जब विभाजन हो जाएगा तो विभाजन की स्थिति में क्या करा जाएगा, रक्षा, संचार और वाणिज्य, ये जो बेसिकली ये जितने भी डिसीजन होंगे इसके ऊपर विचार संयुक्त रूप से किया जाएगा। रक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है ना, क्योंकि इसी के थ्रू तो वर्ल्ड वॉर या वॉर जैसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं एंटर किया जाता है ना। संचार एक बड़ा माध्यम है जिसके थ्रू अब आगे ट्रेड चलने वाला था, व्यापार चलने वाला था, क्योंकि इसी व्यापार से और वाणिज्य जो है आगे का प्रॉपर इसी तरीके से तो भारत की इकोनॉमी सुधरने वाली थी, है ना। तो इन सब के बारे में डिसीजन लेने के लिए एक संयुक्त समझौता किया जाएगा। ऐसा समझौता किया जाएगा जिसमें मुस्लिम लीग भी भागीदारी लेगी और कांग्रेस भी भागीदारी लेगी, जब तक दोनों सरकारें मिलकर चल रही हैं। एक अच्छा समझौता सीआर फॉर्मूला रख रहा है सामने, जितनी बातें यहाँ समझ आ रही हैं। अगर इसमें मुस्लिम लीग थोड़ी भी बात मान लेती तो शायद
यहाँ जितनी भी प्रॉब्लम्स बाद में भारत में हुई वो नहीं होती। जो 14 तारीख को हम लोग विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं ना 14 अगस्त को, अभी परसों मनाया हम लोगों ने। वो क्यों मनाया गया कि पाकिस्तान और इंडिया इस बॉर्डर को क्रॉस करते हुए जिन लोगों की जानें चली गई, और काफी लोगों की जानें गई, लोग गुस्सा थे, एक दूसरे से गुस्सा थे, एक दूसरी कम्युनिटी से गुस्सा थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिस्पॉन्सिबल मान रहे थे। रिस्पॉन्सिबल तो नेता थे, लेकिन कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबल मान रही थी एक दूसरे को, जिसकी वजह से कई लाख लोगों की हत्याएं हो गई थी वहां पे। उन्हीं की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर मनाया जाता था, ठीक है। और इसीलिए ये सारी चीजें शायद ना हो पाती अगर ये लोग एक किसी पॉइंट के ऊपर आ जाते, अगर इसमें किसी तरीके की कोई बात बन जाती। लेकिन सब ट्राई करके यहाँ पे थक चुके थे, जिन्ना इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। प्रतिक्रिया वही, ये बातचीत तो जरूर हुई लेकिन विफल रही। जिन्ना को बहुत सारी आपत्तियां थी इसके अंतर्गत, और उन आपत्तियों को यहाँ पर लिखा गया। जैसे वो चाहता था कि द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार कर ले कांग्रेस, मैं CR फॉर्मूला मान लूंगा, लेकिन पहले ये बात बोल दो कि आप 2 राष्ट्र सिद्धांत को एक्सेप्ट कर लो, आप मान रहे हो कि पाकिस्तान बनेगा, ठीक है। लेकिन CR फॉर्मूले में डायरेक्ट इसकी बात अभी नहीं की गई है, डायरेक्टली बोला भी नहीं गया। अभी आपने सारे पॉइंट्स देख लिए, कहीं नहीं बोला गया कि पाकिस्तान हम आपको देंगे, ठीक है। दूसरा, वो यही बात जो मैंने आपको बताई, नहीं चाहता था कि पंजाब के अंदर सारे लोग वोट करें या बंगाल के अंदर सारे लोग वोट करें। वो क्या चाहता था, वहां के रहने वाले, अगर पाकिस्तान बन रहा है तो उसके अनुसार वहां के रहने वाले सिर्फ वही लोग वोट करें जो मुस्लिम्स है ना। और अगर इस बेसिस पे वोट कराना शुरू कर दिया जाता तो आप समझ लो कि पता नहीं कितने प्रांत बढ़ गए होते, शायद हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर भी भारत का पार्ट नहीं रहा होता तब, है ना। तो ये प्रांत भी कहीं ना कहीं बढ़ के पाकिस्तान के अंदर चले गए होते। तो इस वजह से इसके बाद में एक सोल्यूशन जरूर निकाला गया था। लेकिन जिन्ना की डिमांड क्या थी, जिन्ना यही चाहता था जनमत संग्रह हो तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स के वोट उसके अंदर काउंट हो, है ना। तो वो इस चीज को यहाँ पे चाहता था, ठीक। साझा केंद्र के खिलाफ में था, ये नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके का साझा केंद्र बने। ये पहले चाहता था कि भारत से अंग्रेज हमें पाकिस्तान दे, उसके बाद में भारत से जाए, ठीक है। क्योंकि इसको ये बात पता थी, अगर अंग्रेजों ने भारत छोड़ दिया आजाद करने से पहले, पाकिस्तान को अलग करने से पहले, तो क्या होगा, पाकिस्तान कभी कांग्रेस बनने नहीं देगी, है ना। और वो कभी भी विभाजन की स्थिति वहां पैदा नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे जिन्ना का बहुत बड़ा नुकसान था, जो लगभग 1930 के बाद से लगातार एक अलग नेशन की डिमांड कर रहा है, उसमें वो हार जाता है ना। तो इस वजह से यहाँ पे इस चीज को, जिन्ना की आपत्तियां थी बहुत सारी, और जिन्ना ने इन आपत्तियों को यहाँ पर अपना सामने रखा। जिन्ना के अलावा सिखों को भी इस फॉर्मूला के अगेंस्ट में देखा गया, क्योंकि सिख इस बात को क्या मानते थे, ये विभाजन की स्थिति में नुकसान किसको पहुंचाएगा, सिखों को पहुंचाएगा। सिख तो कहीं के नहीं रहेंगे। पहली बात तो ऐसे ही वो कहीं मेजोरिटी में नहीं है, अगर कहीं मेजोरिटी में होते तब शायद उनकी बात काउंट भी होती। यहाँ तो वो पहले ही मेजोरिटी में नहीं है, और मेजोरिटी ना होने की वजह से अगर पंजाब बटा तो पंजाब बटने के बाद में और विभाजन हो जाएगा। अब वो सिख और इधर उधर अलग अलग हो जाएंगे। जैसे आज के समय में भी आप देखो, सिंध और पंजाब का कुछ इलाका पाकिस्तान में भी है, और सिंध और पंजाब का कुछ इलाका भारत में भी है। जो सिंध का इलाका भारत में, वो पंजाब का ही पार्ट बनता है आज के समय में, है ना। तो ये जो सिख है वो कहीं ना कहीं डिवाइडेड हो गए हैं, 2 कंट्रीज के बीच में विभाजन हो गया। तो इस वजह से इनको ये डर था, और वही डर इन लोगों को यहाँ पर सता रहा था। इस वजह से इन्होंने भी CR फॉर्मूला को एक्सेप्ट करने से यहाँ पे मना कर दिया, ठीक है। इसके अलावा हिंदू महासभा के VD सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और नेशनल लिबरल फेडरेशन के श्रीनिवास शास्त्री भी CR फॉर्मूले के खिलाफ थे। अब ये लोग क्यों फॉर्मूले के खिलाफ होंगे, कारण क्या होगा, हिंदू महासभा क्यों विरोध करेगी CR फॉर्मूले। हिंदू महासभा अच्छा क्या चाहती थी, कि पाकिस्तान लेके अलग हो जाए मुस्लिम्स, या नहीं चाहती थी, चाहती होगी। और कोई हिंदू महासभा या लिबरल फेडरेशन या ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो और भी थे भारत के अंदर, जैसे RSS भी था इस समय, अगर इस समूह को अगर हम लोग काउंट करें तो ये समूह के या गठन के लोग क्या चाहते होंगे, कि पाकिस्तान लेके अलग हो जाए, बात खत्म, सारी टेंशन खत्म हो जाए, है ना, या कुछ और चाहते थे। क्या लगता है लॉजिकली, आपको क्या लगता है, क्या चाहते हो। अभी रिसेंटली आपने एक चीज सुनी होगी, इलेक्शन से पहले की जस्ट मुद्दा था, तो वहां पर एक बात आई थी, RSS की तरफ से इस बात की घोषणा की गई थी कि हम अखंड भारत चाहते हैं। बहुत चर्चा सुनी होगी, कहीं ना कहीं अखंड भारत की बात हुई थी, अखंड भारत चाहते हैं। और जब अखंड भारत की बात होती है तो अखंड भारत के अंदर पाकिस्तान भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, ठीक है, ये सारे के सारे पार्ट, इवन अफगानिस्तान की टेरिटरी भी अखंड भारत का हिस्सा मानी जाती है। तो अगर आप एक अखंड भारत को देखें,
तो अगर ये लोग यहाँ पर, मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये लोग चाहते थे कि मुस्लिम्स अलग हो जाए, पाकिस्तान अलग हो जाए? ऐसा सत्य है? तो नहीं, एकदम। ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत की पॉलिटिकल बाउंड्रीज किसी भी तरीके से सेपरेट हो, है ना। उसमें विभाजन की स्थिति क्या करती? भारत को कमजोर राज्य बना देती। और ये बात नेहरू कांग्रेस भी नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि भारत का विभाजन हो, या गांधी भी। लास्ट तक किसी ने भी नहीं चाहा कि भारत का विभाजन हो। पहले व्यक्ति वल्लभ भाई पटेल थे जिन्होंने कांग्रेस की तरफ से इस बात को एक्सेप्ट किया कि अब हम चाहते हैं विभाजन, ठीक है। उससे पहले किसी ने एक बार नहीं बोला कि भारत का विभाजन हो। और इसके पीछे कारण सबसे बड़ा यही था कि भारत पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इतना वीक हो जाता कि जो भारत बहुत ही ज्यादा संप्रभु हो सकता था, आगे चल के इकोनॉमिकली रिच हो सकता था, वो एक गरीब नेशन बन जाता, है ना। अभी भी आज के समय में अगर भारत पाकिस्तान बहुत सारी चीजों में एक साथ आ जाए तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर आप देखोगे सबसे मजबूत एशिया का ये नेशन बन जाएगा, सबसे मजबूत नेशन बन जाएगा, है ना। इवन यूएसए, चाइना वाइना जैसी चीजों को भी हम लोग बहुत पीछे छोड़ सकते थे अगर ये एक नेशन बनता। तो ये कांग्रेस की विचारधारा उस समय थी और कांग्रेस ऐसा चाहता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजें ऐसी नहीं हो पाई और ऐसा नहीं बन पाया, है ना। तो इस वजह से यहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई। फिलहाल ये लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि सीआर फॉर्मूले के ऊपर जो जिन्ना है यहाँ पर साइन करें, क्योंकि जिन्ना के साइन करने का मतलब ये था कि उन्होंने इस बात की आगे घोषणा कर दी थी कि मुस्लिमों को अलग से रिप्रेजेंटेटिव्स दिए जाएंगे, वोटिंग राइट दिए जाएंगे, उन्हें चुनने का अधिकार होगा कि वो कौन से प्रांत में रहना चाहते हैं। भले से टू नेशन थ्योरी की बात नहीं हुई है, लेकिन ये बात तो हुई है कि प्रांतों को स्वतंत्रता मिल जाएगी जिसमें मुस्लिम प्रांत अलग बन जाएंगे, है ना। तो ये भी एक विभाजन नहीं है, तो वो इसलिए इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं करते। तो सबकी प्रतिक्रियाएं इस तरीके से अलग अलग थी इस फॉर्मूले को लेके, और कोई भी इस फॉर्मूले को लेके तैयार बाद में नहीं हुआ। हिडन फॉर्मूला था, लोगों के सामने जब सामने आना शुरू हुआ तो उन्होंने इस फॉर्मूले को एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। और कांग्रेस जो विरोध कर रही थी या स्वतंत्रता या लीग के बीच में लगातार बात करने की कोशिश कर रही थी, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को डिवाइड करने में वो पक्ष में नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे बाद में वो अपना भी इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर देती है कि अब पाकिस्तान बन जाना चाहिए, जब सीआर फॉर्मूले की बात सामने आती है कि जिन्ना किसी भी तरीके से हम मानने को तैयार नहीं, ठीक है। इसके बाद वेवेल योजना पढ़ेंगे, इसके पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट जो है बता दे रहा हूँ। सीआर फॉर्मूला डाल लीजिए, हेडिंग 1944। समय वेवेल क्या है, वेवेल भी लिख लेना, लॉर्ड वेवेल है सब। ठीक है, इसमें सीआर फॉर्मूला में लिखना मुस्लिम लीग और कांग्रेस मुस्लिम लीग और कांग्रेस के आपसी मतभेद को सुलझाना इसका उद्देश्य था। प्रस्ताव लिख लो, नीचे प्रस्ताव लिख लो। प्रस्ताव में पहला पॉइंट लिख लो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहयोगी दलों की तरह कार्य करेंगे। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सहयोगी दलों की तरह कार्य करेंगे। दूसरा, अस्थायी सरकार कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सहयोगी दलों की तरह कार्य करेंगे। अस्थायी सरकार, और दूसरा पॉइंट, अस्थायी सरकार केंद्र में दोनों की सहायता से गठित होगी। तीसरा पॉइंट, आयोग की स्थापना जो मुस्लिम प्रांतों को
मुस्लिम प्रांतों को मतदान के आधार पर मतदान के आधार पर अलग से अधिकार देगा या नहीं, मतदान के आधार पर अलग से अधिकार देगा या नहीं। अगला पॉइंट रक्षा संचार वाणिज्य। अगला पॉइंट रक्षा संचार वाणिज्य संयुक्त समझौते से प्रभावी होगा। संयुक्त समझौते से प्रभावी होगा। नीचे लिख लीजिए प्रतिक्रिया। प्रतिक्रिया में वार्ता विफल हो गई। प्रतिक्रिया में वार्ता विफल हो गई। वार्ता विफल हो गई। पहला पॉइंट लिख लेना इसमें। द्विराष्ट्र सिद्धांत। पहला पॉइंट द्विराष्ट्र सिद्धांत। द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार न करना। द्विराष्ट्र सिद्धांत को स्वीकार न करना। दूसरा जनमत संग्रह जिसमें केवल मुस्लिम आबादी मतदान करेगी। जनमत संग्रह जिसमें केवल मुस्लिम आबादी मतदान करेगी। तीसरा साझा केंद्र का विचार उचित नहीं। साझा केंद्र का विचार उचित नहीं है। अगला पॉइंट सिखों ने भी इसको मानने से मना कर दिया। सिखों ने भी इसको मानने से मना कर दिया। हिंदू महासभा। अगला हिंदू महासभा नेशनल लिबरल फेडरेशन भी इससे संतुष्ट नहीं। हिंदू महासभा लिबरल फेडरेशन भी इससे संतुष्ट नहीं। ठीक है, तो सीआर फॉर्मूला तो भारतीयों के द्वारा किया गया प्रयास था, जो विश्व युद्ध खत्म होने के दौरान भारत के अंदर आया, है ना। तो सीआर फॉर्मूला विफल हुआ और विफल होने के बाद उसकी प्रतिक्रियाएं लगभग पूरे भारत में देखी गई और उससे एक बात ये सुनिश्चित हो गई थी कि जिन्ना बिना पाकिस्तान की मांग के या बिना पाकिस्तान के नहीं मानने वाले, है ना। तो उसके बाद में भारत के अंदर अब अंग्रेजों की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई जिसको वेवेल योजना के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, वेवेल योजना देसाई लियाकत पैक्ट भी उसी में है, ध्यान होगा आप लोग को, मैंने बता दिया। उसका अगर आपसे ऑब्जेक्टिव ही पूछा जाएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा दोनों के पक्षों के बीच में एक कहीं ना कहीं समझौते के तौर पर वो आया था। ठीक, अब देखिए वेवेल योजना 1945 में जब यहाँ पे आई, तो 1945 में वेवेल योजना लाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण पहले तो ये था कि विश्व युद्ध यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, 1945 में विश्व समाप्त हो गया था, लेकिन विश्व समाप्त होने के बाद में भी अभी जापान का खतरा लगातार बरकरार था, क्योंकि लगभग सभी अपने हथियार डाल चुके थे विश्व युद्ध सेकंड के अंदर, सिर्फ एक जापान को छोड़कर। और जापान अभी भी लगातार हमले कर रहा था उन राष्ट्रों के ऊपर जो राष्ट्र जर्मनी, इटली या फिर जापान के अगेंस्ट में थे, है ना। तो जर्मनी, इटली सब अपना सरेंडर कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जापान यहाँ पे मानने को तैयार नहीं था।
क्योंकि जापान को अपनी आज़ादी से ज़्यादा अपनी अब कहीं ना कहीं पूरे विश्व के अंदर सुपर पावर को बनाना उसका एक लक्ष्य बन चुका था, ठीक है। और जापान अगर यहाँ से जीतता भी तो शायद अमेरिका के अलावा, अगर अमेरिका को हटा दिया जाए तो जापान ही सबसे बड़ी पावर बन जाता उस समय, क्योंकि विश्व युद्ध ने ही अमेरिका को सुपर पावर भी बनाया था उस समय, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेबल योजना जब 1945 में आई तो तमाम युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन जापान अभी भी हर तरीके के प्रयास कर रहा है किसी भी तरीके से विपक्ष को हराया जाए। और विपक्ष को हराने में एक सबसे बड़ा विपक्ष इंग्लैंड है उनके सामने, और इंग्लैंड के ऊपर प्रेशर बनाया जा सकता है अगर अपने जस्ट बगल के एक कंट्री के ऊपर थोड़ा सा प्रभाव जमा लिया जाए। और वो बगल वाला कंट्री कौन सा है, वो भारत है ना, एशियन कॉन्टिनेंट का ही एक इलाका है। और भारत के ऊपर अगर वो अपना वर्चस्व इस समय जमा देता तो शायद पूरी दुनिया के ऊपर एक मैसेज जाता कि जापान ने कब्जे करना शुरू कर दिए, अब इंग्लैंड को इससे बच के भागना पड़ेगा, है ना। तो जापान का खतरा एक लगातार मंडरा रहा था भारत के ऊपर। इस खतरे से निपटने के लिए पहली चीज वेबल योजना को भारत के अंदर रखा गया। पहला तो ये उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य, लगातार भारत के अंदर कुछ आंदोलन चल रहे थे, हमने बताया था 1942 में शुरू हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन, और उसका प्रभाव तो अभी तक भारत में था। इन्होंने 1944 में उसको दबा जरूर दिया, लेकिन एक्चुअली वो 1946 तक चलता है ना। तो 1945 में ऐसे आंदोलन को पूरी तरीके से दबाने के लिए भारत में कुछ सुधार जरूरी थे। भारतीयों को कुछ ऐसा पॉइंट देना जरूरी था जिससे वो सहमत हो जाए और आंदोलनों को वापस ले लें, क्योंकि ये भारत छोड़ो आंदोलन था जो भारत के लोगों को युद्ध में भागीदारी अभी भी नहीं करने दे रहा। तो भारत के लोग युद्ध में भागीदारी करें और जापान से लड़ने के लिए हमारे साथ में आ जाए, इसलिए इन लोगों ने वेबल योजना का प्रस्ताव पेश किया। अब वेबल योजना में क्या बातें की गई होंगी, किस बातों को सामने रखा गया होगा, वही बातें जो लगातार कांग्रेस और मुस्लिम लीग करते चले आए। पहली चीज, अब डोमिनियन स्टेटस देखो जैसी कोई बात नहीं होती है, यहाँ से सब खत्म हो गया। 1942 ने एक बहुत बड़ा काम ये किया था, ये डोमिनियन स्टेटस जैसी परंपरा को खत्म कर दिया। वहां से लोगों को ये बात पूरी तरीके से समझ आ गई थी, भारत अब आजादी ही लेगा, उसके अलावा उससे नीचे नहीं मानने वाला, है ना। तो भारत की आजादी को लेके अब बातें शुरू हो गई थी। वेबल योजना भी जब आई तो इसने क्या करा, भारत की सबसे बड़ी जो समस्या इस समय है वो है भारत और भारत में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का तनाव, है ना। अगर इसको समाप्त कर दिया जाए तो शायद समस्या सुधर जाएगी और हमारी तरफ जितने भी पक्ष के भारत के लोग हैं वो हमें भी फेवर करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम उनसे आज़ादी की एक बात कर रहे हैं कि हम आपको आज़ादी दे देंगे और जस्ट दे देंगे आज़ादी, लेकिन हमारी बात को इसमें मान। तो ये मतभेद सुलझाने के लिए फिर से चले आए और इन्होंने क्या करा, जो भारत के अंदर कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मतभेद है उसका एक सबसे बड़ा कारण था संवैधानिक विकास, ठीक है। और संवैधानिक विकास नहीं हो पा रहा था ना तो कांग्रेस के अनुसार ना मुस्लिम लीग के अनुसार। तो इन्होंने बोला वेबल योजना के थ्रू हम भारत के अंदर एक नया संवैधानिक विकास लाने की कोशिश करेंगे और अब संवैधानिक विकास नहीं होगा, अब संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो बोले संविधान बनाने की प्रक्रिया के लिए क्या करा जाएगा, हम एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाने वाले हैं जिसके थ्रू एक असेंबली बनेगी और उस असेंबली में भारतीय सदस्य ही सारे मिलकर भारत के ही संविधान को बनाने की परंपरा शुरू कर देंगे और ये परंपरा शुरू हो जाती है। और इसके अंतर्गत हम आपको कुछ ऐसी शर्तें भी मानने को तैयार हैं जिसमें मुस्लिम लीग अगर अलग प्रांत को चाहती है तो हम अलग प्रांत भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो अभी नहीं दिया जाएगा, आजादी के बाद दिया जाएगा, ऐसा इन्होंने भी बोल दिया इस समय, ठीक है। और कांग्रेस भी इस बात को पहले से बोली थी, आजादी के बाद में आप अलग प्रांत लेना हो तो ले लेना, लेकिन अभी नहीं दिया जाएगा, ठीक। वेबल योजना ने यह भी बोला संवैधानिक विकास के लिए भारत में समिति गठित की जाएगी और उस समिति में मुस्लिम लीग के सदस्य भी होंगे और कांग्रेस के भी सदस्य होंगे, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट पार्टीज हैं। और मुस्लिम लीग हमेशा से ये चाहती थी, अंग्रेज उसको ये मान्यता दे कि भारत में मुस्लिमों का एक ही पार्टी है और वो है मुस्लिम लीग। और मुस्लिम अगर किसी भी तरीके से कहीं से भी किसी भी आप ऑर्गेनाइजेशन में अगर सम्मिलित होंगे तो उसके पीछे जिम्मेदारी सिर्फ मुस्लिम लीग ही लेगा, है ना। कांग्रेस इस बात का विरोध करती रही हमेशा कि मुस्लिम लीग अकेली मुस्लिमों की पार्टी नहीं, क्योंकि कांग्रेस में भी बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, तो आप कैसे कह सकते हो मुस्लिम लीग मुस्लिमों की पार्टी, है ना। इस बात को लेकर फिलहाल विवाद खड़ा हुआ, लेकिन वेबल योजना ने आके भारत के अंदर ये सुनिश्चित करना शुरू किया कि भारत को बहुत जल्द आजादी दे दी जाएगी, जैसे ही विश्व युद्ध का प्रभाव खत्म होगा हम भारत को आजाद कर देंगे और भारत की आजादी को लेकर योजनाएं बनाई जा रही है ना। और इस बात को इसने आके भारत में डिक्लेयर किया था और डिक्लेयर करते हुए ब्रिटिश सरकार अपनी सारी की सारी नीतियां भारत से वापस ले लेगा और भारत में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के हाथों में ये सौंप देगा कि उसको किस पक्ष में जाना है ना। तो वेबल योजना अगेन फिर देखिए
आपसी समझौते जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस है उससे ज्यादा भारत की आजादी पे विचार करने के लिए और संवैधानिक विकास को करने के लिए भारत के अंदर आई थी। ठीक है, तो अगर आप इसके जब भी ऑब्जेक्टिव की चर्चा करेंगे तो ऑब्जेक्टिव में चर्चा यही होगी कि वेबल योजना भारत के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ दो उद्देश्य से आई थी। पहला उद्देश्य ये था भारत को आज़ादी सौंपना और उसका क्या तरीका होगा उनको ढूंढना, किस तरीके से आज़ादी दी जाएगी, और दूसरा ये होगा कि भारत के संवैधानिक विकास या संविधान को बनाने की प्रक्रिया को अब आगे कैसे बढ़ाया जाए। ठीक है, तो वेबल योजना भारत के अंदर आई। लॉर्ड वेबल जो कि आप जानते हैं भारत के वायसराय हैं, उनके अंतर्गत इसको लाया गया था। और इस समय चर्चिल जो है वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर हैं इंग्लैंड के, और चर्चिल के द्वारा कंजर्वेटिव पार्टी के वो थे प्राइम मिनिस्टर। तो उनकी जो विचारधारा थी वो कंजर्वेटिव विचारधारा की ही रही होगी कहीं ना कहीं, और भारत की आज़ादी के पक्ष में वो शुरू से नहीं थे। लेकिन इस समय मजबूरन, क्योंकि चार्टर एक्ट याद होगा, वो चार्टर याद होगा आपको, अटलांटिक चार्टर वाला, वो उनके ऊपर एक प्रेशर था कि भारतीयों को आज़ादी देना अब आपका लक्ष्य होना चाहिए। उसको लेके वेबल योजना को यहाँ पे रखा गया था। ठीक है, अब इसके अंतर्गत लिख लो इसमें वेबल योजना 1945 इसमें लिखो वेबल योजना। वेबल योजना भारत में संवैधानिक विकास के प्रश्न को सुलझाना चाहती थी एवं भारत को स्वतंत्र करने के तरीकों को ढूंढ रही थी। ठीक, अब इसमें अगला पॉइंट लिखिए। वेबल योजना के अंतर्गत जब तक संविधान निर्मित नहीं हो जाता, तब तक वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन किया जाए। अगला पॉइंट लिखो। वेबल योजना चूंकि शिमला सम्मेलन का एक हिस्सा है, जिसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस संविधान की समस्याओं का निवारण करने पहुंचे थे। प्रावधान लिख लीजिए, क्या क्या प्रावधान इसके अंतर्गत पारित हुए या क्या क्या प्रावधान हुए। ठीक है, पहला प्रावधान, वायसराय की स्थिति बरकरार रहेगी।
वायसराय की स्थिति बरकरार रहेगी, कॉमा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय हों। कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय हों। दूसरा पॉइंट, वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुस्लिमों की संख्या बराबर होगी। वायसराय की कार्यकारिणी में हिंदुओं और मुस्लिमों की संख्या बराबर रहेगी। तीसरा पॉइंट, आज़ादी मिलने तक वायसराय 1935 के अधिनियम के तहत एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्यरत रहे। एक अंतरिम सरकार के रूप में कार्यरत रहेगा। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इसमें लिख लो, जैसे ही युद्ध समाप्त होगा संविधान का निर्माण आरंभ हो जाएगा। जैसे ही युद्ध समाप्त होगा संविधान का निर्माण आरंभ हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। इसके बाद देखिए उन्होंने क्या बोला था इसके अंतर्गत, एक योजना का प्रावधान था कि भारत में जब योजना आएगी तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद बनेगी और परिषद में हिंदू और मुस्लिमों की संख्या बराबर रहेगी, है ना, क्लियर है। तो वो लगभग सभी पक्षों को एक बराबर अनुपात में यहाँ पर देना चाहते थे, राइट्स अधिकार देना चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग इसके लिए भी फेवरेबल नहीं थी। मुस्लिम लीग ने बोला कि आप कार्यकारिणी परिषद में कितने भी लोग लेके आओगे, उसमें आधे अगर हिंदू आधे मुस्लिम होंगे, तो जितने भी मुस्लिम्स सेलेक्ट होंगे वो सारे के सारे मुस्लिम्स कहाँ से होने चाहिए, मुस्लिम लीग के ही होने चाहिए, है ना। इन्होंने एक शर्त रख दी यहाँ पे इस बात को कहते हुए कि जितने भी सदस्य सेलेक्ट होंगे वो कहाँ से होंगे, मुस्लिम लीग से होंगे। कहीं कल को ऐसा ना हो कि कहीं कांग्रेस अपनी तरफ से भी एक दो मुस्लिमों को वहाँ पे अपॉइंट कर दे और फिर आप कहोगे कि अब हम जो है कहाँ से मुस्लिम्स को यहाँ पे लेके आए। तो भारत में अगर मुस्लिमों को वहाँ भेजने का अधिकार होगा कार्यकारिणी परिषद में, तो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लीग के पास में अधिकार होना चाहिए। ठीक है, ये एक अनुचित सी डिमांड थी, क्योंकि कांग्रेस भी इस बात को शो करना चाहती थी। इससे कांग्रेस के ऊपर एक तबका लग जाता कि अगर वो 5 के 5 नॉन मुस्लिम्स को वहां पर भेज देती, हिंदूज को या फिर सिखों को भेज देती, तो उसके ऊपर जो मुस्लिम लीग आरोप लगाती चली आ रही है कि ये मुस्लिमों की पार्टी नहीं है, मुस्लिमों को हमेशा दरकिनार किया है, तो कांग्रेस के ऊपर ये धब्बा लग जाता। इसलिए कांग्रेस ने भी इस बात को बोला कि ये हमारी मर्जी है, हम किसी मुस्लिम को भेजना चाहें या ना भेजना चाहें, और बाद में कांग्रेस ने मुस्लिम को भेजा भी, जिसकी वजह से ये योजना विफल या असफल हो गई। ठीक है, तो एक तो मुद्दा ये है कि मुस्लिम लीग की प्रतिक्रिया इसके ऊपर थी और मुस्लिम लीग चाहती थी कि इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य जो भी होंगे वो कहां से जाएंगे, मुस्लिम लीग से ही जाएंगे, अन्यथा उसके अंदर मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे, फिर किसी भी समुदाय के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया यही थी कि आप कहना चाहते हो कि मुस्लिम लीग जो रुख अपना रही है इसमें कि भारत के अंदर जो भी मुस्लिम है वो सारे मुस्लिम लीग चुने, तो ये गलत है। हम भी कुछ मुस्लिम्स को चुन के वहां भेजना चाहते हैं और हम भी चुन के भेजेंगे, क्योंकि हमारा भी जो एक नेचर है, जो सिद्धांत है हमारे भी, वो कहीं ना कहीं इस तौर पर पूरी दुनिया में ना फैल जाए कि भारत के अंदर कांग्रेस जो है वो सिर्फ और सिर्फ सवर्ण की पार्टी है या हिंदुओं की पार्टी है, और इस तरीके से पार्टी को यहाँ पर बदनाम किए जाने की एक साजिश है। ये कहते हुए लोगों ने क्या करा,
कांग्रेस ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इस योजना को रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के मत से सहमत नहीं थे। अंततः क्या हुआ, वेबल योजना भी वापस चली गई। ठीक है, अब 1945 जो युद्ध का खतरा था, जापान को अमेरिका ने ठिकाने लगा दिया था। हिरोशिमा नागासाकी सब सुन चुके हो आप लोग, उसके ऊपर हमले हुए और जापान भी अब शांत बैठ गया और जापान का भी खतरा अब टल चुका था और जापान भी अब अटैक नहीं करने वाला था। इन सब सारी परिस्थितियों से निपटने के बाद में भारत ने सीधा डिमांड कर दिया, अब हमें आज़ादी दीजिए और आज़ादी से पहले संविधान हमारा बनवा के चलिए, क्योंकि भारत अब खुद कहता था कि पहले संविधान हमारे बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देना, उसके बाद अब देश छोड़ के जाना। ठीक है, क्योंकि बिना संविधान के देश कैसा होगा, बिना लॉज एंड रेगुलेशन के देश कैसा होगा या चलेगा कैसा, उसको लेके संविधान में विकास की जरूरत है ना। तो इस वजह से भारत के अंदर अब यहाँ पे आता है कैबिनेट मिशन। ठीक है, और कैबिनेट मिशन देखिए बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल था। कैबिनेट मिशन के अंदर एक कैबिनेट बनता और उस कैबिनेट के अंदर कुछ सदस्यों का चुनाव होता और वो सदस्य मिलकर क्या करते, संविधान सभा का गठन करते और संविधान सभा मिलकर क्या करती, एक संविधान का निर्माण करते थे। ठीक है, यही कैबिनेट मिशन का प्लान था और कैबिनेट मिशन बेसिकली जिन प्लान्स के साथ में आया था उन प्लान्स में ये प्लान्स कुछ आपके सामने लिखे हुए। ये चाहता क्या था, जिस समय में यहाँ पर कैबिनेट मिशन आया, इसके आने के पीछे 5 ऑब्जेक्टिव थे जो ये भारतीयों को देना चाहते थे, जिसमें पहला फेडरल यूनियन, मतलब एक ऐसा केंद्र होगा जिसमें शक्तियां ज्यादा किसके पास में होंगी, केंद्र के पास में। प्रांतों के पास में कम शक्तियां रखी जाएंगी लेकिन यूनियन के पास में ज्यादा शक्तियां रखी जाएंगी, है ना। तो एक ऐसा नेशन हम क्रिएट करेंगे जहां पे केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हो और प्रांतों के पास कम शक्तियां हो, पहला पॉइंट। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि भारत में एक संविधान सभा का निर्माण हो जाए। ठीक है, जो हो भी कि आगे चल के इसकी बात भी होगी। तीसरी, रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज, इंटरिम गवर्नमेंट, भारत में जो अंतरिम सरकार बनेगी उस अंतरिम सरकार में माइनॉरिटीज या अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, भारत में जो भी संविधान सभा बनेगी उस संविधान सभा में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव था। तभी मैंने बताया आधी आधी संख्या बटी थी, मुस्लिम्स आधे थे, हिंदू आधे थे, उस बेसिस पे संविधान सभा का गठन हुआ था। उसके बाद ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस, प्रोविंसेस या प्रांत जितने हैं उनको ग्रुपों के हिसाब से डिवाइड करा जाएगा। मतलब कौन कौन से ग्रुप हिंदू मेजोरिटी हैं, कौन कौन से ग्रुप मुस्लिम मेजोरिटी हैं और कौन से ग्रुप ऐसे हैं जिसमें मिक्स पॉपुलेशन आती है। ठीक है, तो अभी आपने देखा होगा संविधान के विकास से पहले भारत में 3 तरीके के ग्रुप बने थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। इन 3 ग्रुपों में प्रांतों का विभाजन किया गया था, है ना। तो ये तीनों जगह पे विभाजन जो प्रांतों का हुआ था वो विभाजन यहाँ पर क्रिएट किया गया था, ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंसेस जिसको हम लोग कहते हैं बेसिकली। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम टू ज्वाइन कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ वो कॉमनवेल्थ के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कॉमनवेल्थ बेसिकली वो हिस्सा कहलाता था जो भी ब्रिटिश उपनिवेश का हिस्सा रहते थे उनके लिए कंपलसरी हो जाता था कि वो कॉमनवेल्थ का पार्ट बनेंगे। वो भले से उन्हें इंग्लैंड आजाद कर देगा लेकिन वो किसका पार्ट बने रहेंगे, कॉमनवेल्थ का पार्ट बने रहेंगे। उससे क्या चीज सुनिश्चित करना चाहते थे, एक चीज ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि आप इन फ्यूचर हमारे साथ, पहली चीज तो किसी तरीके का मतभेद ना रखो, अभी भी आप कॉमनवेल्थ का हिस्सा हो। इसको लेकर अगर आपके हमारे बीच में मतभेद आएंगे तो उनको सुलझा भी लिया जा सकता है, इसलिए कॉमनवेल्थ का एक नेशन का कॉमनवेल्थ की एक सोच को क्रिएट किया गया था। दूसरा, कॉमनवेल्थ के क्रिएशन का एक ऑब्जेक्टिव ये था कि ये ऑफिशियल तौर पर तो हमसे अलग हो गए, भारत ने आजादी ले ली लेकिन भारत अगर कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहा, अफ्रीका अगर कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहा तो कल को जाकर क्या होगा, अभी भी हम इस बात को कहीं ना कहीं लोगों के सामने बोल सकते हैं कि भाई देखो अभी भी तो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, अभी भी तो हमने कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना के रखा है। तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अभी भी अंग्रेजों की गुलामी देखने को मिल जाती है। तो कॉमनवेल्थ का एक ऑब्जेक्टिव जो था वो ये क्रिएट करना था कि लोगों को कॉमनवेल्थ से जुदा ना होने दिया जाए, उनको ऐड रखा जाए। तो लेकिन भारत की स्थिति में इन्होंने इस बात को क्लियर कर दिया कि हम आपको परमिशन दे देते हैं कि आप कॉमनवेल्थ में ज्वाइन होना चाहते हो या नहीं होना चाहते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ में ज्वाइन होना ना होना किसके ऊपर चला गया, सीधा वो भारतीयों की सोच के ऊपर डिपेंडेंट था कि वो उसमें हिस्सा लेना चाहते थे या नहीं लेना। और ये बहुत बड़ा पॉइंट है, इसको आप अभी नहीं समझ में आएगा। ये कॉमनवेल्थ वाला जो पॉइंट है बेसिकली जब इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ोगे ना, IR पढ़ोगे, तो IR में इस कॉमनवेल्थ के मुद्दे को जब उठाया जाएगा कि कौन सी कंट्रीज को कॉमनवेल्थ में रखा जा रहा था,
और भारत एक इतना बड़ा गुलाम देश होकर कॉमनवेल्थ का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, ये बात भी भारत के ऊपर छोड़ देना भारत के लिए कितनी बड़ी जीत थी, है ना। ये बात तब समझ आएगी। अभी सिर्फ इतना समझो कि भारत को आजादी दी गई, कॉमनवेल्थ ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने ना करने की है आजादी। 5 पॉइंट्स। कौन सा वाला? रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम्स, माइनॉरिटीज वाला। रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज मतलब भारत के अंदर जो माइनॉरिटीज है या अल्पसंख्यक समुदाय है उसको प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जो आगे चल के अंतरिम सरकार बनने वाली है उसमें। जैसे मान लिया हमने अंतरिम सरकार बनी और उस सरकार को चलाने वाले मेंबर्स है 14। एक एग्जांपल, आगे 14 मेंबर सेलेक्ट भी होंगे, अभी आप देखोगे। उन 14 मेंबर्स में से बोला गया कि 5 मेंबर्स हिंदुओं के होंगे, 5 मेंबर्स मुस्लिम्स के होंगे और 4 मेंबर्स अदर्स के होंगे। अदर्स में मतलब कौन आ जाएगा? सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस, इस तरीके के लोग अदर 4 में आ जाएंगे। तो इसमें बोला गया माइनॉरिटीज को अलग से रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा या उनका अलग से प्रतिनिधित्व किया जाएगा, ठीक है। इसको हिंदी में लिख लो चाहो तो, अगर लिखना चाहते हो लिखो। पहला पॉइंट लिखो केंद्रीकृत राज्य, केंद्रीकृत राज्य। दूसरा पॉइंट लिखो संविधान सभा। ये मिशन के टारगेट्स हैं, पॉइंट्स हैं। दूसरा लिखो संविधान सभा। तीसरा अंतरिम सरकार में, तीसरा अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व, अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व। चौथा प्रांतों का ग्रुप में विभाजन, प्रांतों का ग्रुप में विभाजन। पांचवा कॉमनवेल्थ, हाँ किसका? कॉमन संस्था है, नाम है संस्था है वो तो कॉमनवेल्थ। कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, सुना है कभी? कॉमनवेल्थ के गेम होते हैं, जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं वैसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं। उसमें तमाम कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं और वही कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है, ठीक है। यहाँ ओलंपिक में तो सभी पूरे राष्ट्र ही जाके पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन वहां सिर्फ वही करते हैं जो कॉमनवेल्थ का हिस्सा है। कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने की आजादी, कॉमनवेल्थ को ज्वाइन करने की आजादी, ठीक है। कॉमनवेल्थ के सदस्य अक्सर पूछे जाते हैं, सॉरी कैबिनेट मिशन के सदस्य हमेशा पूछे जाते हैं कि कैबिनेट मिशंस को भारत के अंदर लेके आने वाले सदस्यों के नाम क्या क्या थे। वो 3 सदस्य हैं यहाँ पर जो यहाँ पे लेके आए। उनका विवरण कुछ इस प्रकार है, जैसे पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस भारत के अंदर भारत के राज्य सचिव थे उस समय, जो इस कैबिनेट मिशन का हिस्सा थे, जिन्होंने कैबिनेट मिशन प्रस्तुत किया था। दूसरे स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स कौन है? क्रिप्स मिशन लाने वाले, जो पीछे हम लोग पढ़ के आए थे, तो क्रिप्स मिशन लाने वाले वही हैं। ये इस समय व्यापार मंडल के भारत में अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। इनकी पोस्ट भी जरूर याद रखिएगा, इस समय ये लोग कौन सी पोस्ट पे ऊपर थे, कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान रहेगा आपको, ठीक है। और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। अलेक्जेंडर इस समय में नौवहन विभाग के प्रथम स्वामी, मतलब उसके सबसे बड़े अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते थे, ठीक है, नौवहन विभाग, ठीक है। तो ये यहाँ पर 3 सदस्य तो थे, लेकिन लॉर्ड वेबल जो आप देख रहे हो उन्हीं के समय में ये पूरा का पूरा मिशन आ रहा है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए क्या लॉर्ड वेबल भी इसके सदस्य थे? हाँ, सदस्य नहीं थे लॉर्ड वेबल, सदस्य नहीं थे, लेकिन इसमें शामिल थे। अगर आपसे पूछा जाए 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे हमेशा आपको कंफ्यूज करने के लिए। एक क्वेश्चन बनता है कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन कौन थे, तो अगर वहां लॉर्ड वेबल दिखे तो काट देना, ठीक है। अगर पूछा जाए कैबिनेट मिशन में शामिल कौन कौन थे, ठीक है, तो वहां पे लॉर्ड वेबल आ जाएगा। लॉर्ड वेबल उसके पार्ट रहेंगे, सदस्य नहीं थे लेकिन शामिल थे, ठीक है। ये बात पीसीएस बहुत बार कंफ्यूज कर चुका है, ठीक है। तो इस पर ध्यान रखिएगा, तीनों के नाम लिख लीजिए, उनका पोस्ट लिख लीजिए, और ये वाला पॉइंट भी नीचे लिख लीजिएगा, लॉर्ड वेबल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे लेकिन शामिल थे, ठीक है। और ऐसा तो पॉइंट देखिए हर एक चीज में आएगा। जैसे जब हम लोग स्टैफोर्ड क्रिप्स की भी बात करते हैं, क्रिप्स की भी बात करते हैं ना, जब क्रिप्स मिशन आया
तो क्रिप्स मिशन को लाने वाले तो क्रिप्स थे, लाने वाले कौन थे? क्रिप्स थे। लेकिन अगर पूछा जाए उस समय के वायसरायस का पार्ट थे या नहीं थे, तो हाँ पार्ट थे लेकिन सदस्य नहीं थे, है ना। तो ये बात तो हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, ठीक। तो कैबिनेट मिशन, इनके सदस्य ये हैं सारे, नोट हो गए, कर लो। देखिए जो 5 आपने उस समय में पॉइंट्स लिखे सारे के सारे कैबिनेट मिशन पे, वो 5 पॉइंट तो आपको याद रखने ही है। 5 उसके मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैबिनेट मिशन भारत में करना क्या चाहता है ना, और वो उन उद्देश्य के साथ भारत के अंदर आया था। लेकिन अब आपको एक चीज और याद रखनी है कि वो उसके कुछ उद्देश्य क्या है या कुछ ऑब्जेक्टिव या टारगेट्स क्या हैं, वो भी उसके पार्ट कहीं ना कहीं बनेंगे, ठीक है। तो उन उद्देश्यों को भी ध्यान रखिएगा जो इसके अंदर लिखे हैं। पहली चीज तो संविधान के निर्माण के लिए भारतीय नेताओं की वो सहमति चाहता था, ठीक है। संविधान का निर्माण होगा और इसमें भारतीय नेता शामिल होंगे। एक बात और कंफ्यूजन क्लियर कर दूं मैं आपका, भारत में 2 अलग अलग बड़े बड़े वर्ग हैं, जिसमें एक कांग्रेस है और एक मुस्लिम लीग है। इस समय देखो सिचुएशन क्या चल रही है, सिचुएशन ये चल रही है कि भारत में एक संविधान बनेगा, इसी की तो चर्चा हो रही है। भारतीय मांग भी यही रही कि हमारा एक संविधान हमको दे दिया जाए जिसके अंतर्गत सब लोग आएंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे मुस्लिम लीग की अलग डिमांड शुरू हो गई थी। मुस्लिम लीग ने बोला जब सेपरेट पाकिस्तान बनेगा तो पाकिस्तान का संविधान वो थोड़ी रहेगा जो भारत का रहेगा। तो उन्होंने बोला आप हमें संविधान दो, कितने? 2 संविधान, एक संविधान पाकिस्तान का अलग बने और एक संविधान भारत का अलग बने। इसलिए मुस्लिम लीग किसी भी तरीके के कोई भी आंदोलन में या कोई भी ऐसा मिशन आता था उसमें अपना सहयोग वापस ले लेती थी, क्योंकि हर जगह बात क्या हो रही है, एक संविधान को बनाने की हो रही है ना। अभी भी यहाँ क्या बात हो रही है, देखो साफ लिखा है, भारत के लिए संविधान निर्माण हेतु भारतीय नेताओं के साथ सहमति प्राप्त करना। अंग्रेजों को सहमति लेनी पड़ रही है भारत के संविधान को बनाने के लिए। कहा भारतीय लोग इस बात को लेकर लगातार कोशिश कर रहे थे, रिक्वेस्ट कर रहे थे अंग्रेजों से कि आप हमें संविधान दे दो। वो अंग्रेजों से सहमति प्रदान करना चाहते थे, लेना चाहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे रिवर्स हो गया। यहाँ क्या हो रहा है, अब भारत के नेता इस बात की यहाँ पर सहमति देंगे कि हम संविधान बनाना चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेज अब यहाँ पर कंफ्यूज हो गए। उन्हें लगा कि भारतीय नेता एक तो मुस्लिम लीग के सारे के सारे और एक कांग्रेस के नेता हैं सारे के सारे, तो अगर इन दोनों नेताओं को एक प्लेटफॉर्म पे नहीं लाया गया तो अब क्या होगा, अब संविधान के 2 भाग हो जाएंगे। और संविधान के 2 भागों में प्रॉब्लम क्या होगी, मुस्लिम लीग एक संविधान अलग बनाएगी और कांग्रेस एक संविधान अलग बनाएगी, और इससे सिचुएशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, है ना। तो वो क्या करना चाह रहा है, कैबिनेट मिशन से दोनों नेताओं को एक छत के नीचे लाना चाहते थे कि सारे लोग एक जगह आ जाओ, पहले एक संविधान बना लो, उसके बाद किसके क्या राइट्स हैं, कैसे राइट्स हैं, प्रांतों में किस तरीके का किसको अधिकार मिलना चाहिए, वो सब बाद में डिसाइड करेंगे। लेकिन अभी ये लोग भी क्या कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरीके से मुस्लिम और कांग्रेस को एक कर दिया जाए। इनकी क्या इसमें फायदा है, क्यों एक करना चाहते थे? शुरू से तो डिवाइड एंड रूल खेल रहे हैं ये लोग सारे के सारे कि किसी तरीके से मुस्लिम हिंदू में विभाजन कर दो, विभाजन कर दो। अब जब विभाजन हो गया तब कह रहे हैं दोनों एक साथ आ जाओ। क्या मजबूरी, क्या लगता है? हाँ, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। सांप्रदायिक दंगों से अंग्रेजों को क्या लेना देना, तो भारत छोड़ के जा ही रहे, होने तो दंगे, जिसको मरना मरे, उसके एक्यूज माने जाएंगे। उसके एक्यूज ये लोग इसलिए नहीं अब माने जाएंगे क्योंकि अब ये डिमांड कर रहे हैं कि दोनों साथ आ जाओ। नहीं, एक्चुअल में था क्या कि देखो इसका मेन आंसर ये है कि ये लोग क्या है, इस समय खुद पागल हो गए थे। पागल होने का मतलब ऐसा समझ लो कि इतना प्रेशर इनके ऊपर बनाया गया कि हमें पाकिस्तान चाहिए, हमें भारत अलग चाहिए, हमें इस तरीके की चीजें चाहिए। अब सोचो एक कंट्री जो कंट्रोल करने आई थी 1757 प्लासी और 1764 बक्सर के दौरान, जिसने जब भारत के ऊपर जीतना शुरू किया तो उसको तो एक ही पावर दिखी थी मुगल, और उसने मुगल से नेशन ले लिया और नेशन लेके रूल करने लगी, ठीक है। अब जब उसे 1947 में भारत को छोड़ना है तो अभी 2 पावर्स को देके छोड़ना है, एक मुस्लिमों को देके छोड़ना है और एक अब हिंदुओं को देके छोड़ना है। मतलब एक पाकिस्तान बनाना है और एक भारत बनाना है। अब 2 नेशन थ्योरी के ऊपर इन्हें काम करना है। एक नेशन को अगर बनाने का काम करते तो जैसे माउंटबेटन ने किया या फिर इससे पहले वेवेल कर रहे हैं, ये सब लोग अभी एक संविधान के निर्माण में जितना पैसा खर्च करेंगे उससे जस्ट डबल पैसा खर्च हो जाएगा एक नेशन और बनाने में।
तो इनके ऊपर क्या पड़ जाता, इकोनॉमिक प्रेशर पड़ जाता, सबसे बड़ी बात आर्थिक दबाव बन जाता डोनेशन क्रिएट करने में। पाकिस्तान को जो 75 करोड़ देने का उसका लॉजिक यही था कि हम पाकिस्तान से अभी भी डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान का बंटवारा ना करो, अभी भी डिमांड करते हैं। अगर पाकिस्तान का बंटवारा हो गया उस समय में तो इन लोगों ने यही बोला था कि हम आपको इतना दे देंगे कि आप लोग अपना एक अलग नेशन बना के रह लेना। उससे इनके ऊपर क्या होता है, एक प्रेशर कम हो जाता है कि इतनी सारी प्रशासनिक इकाइयां खड़ी करनी पड़ रही हैं, अलग अलग हमें संविधान सभाएं बनानी पड़ रही हैं, अलग से सबके मेंबर्स क्रिएट करने पड़ रहे हैं। अब आप सोचो एक क्लास के अंदर अगर 100 बच्चे हों, 100 बच्चों को अगर मैं 50-50 करके अलग अलग करके सबको संभालने लगा तो क्या होगा, मेरा काम बढ़ जाएगा, है ना। मैं क्या करूंगा, 100 को एक साथ संभालने की कोशिश करूंगा। तो अंग्रेज कोशिश कर रहे थे सबको एक साथ संभाल लिया जाए, लेकिन यहाँ एक विभाजन क्रिएट हो गया था, ठीक है। बाद में दे दिया गया था, बाद में बोला गया कि चलो लो ले जाओ, इसके बाद में पैसा जो भी है ले जाओ। उसके बाद में क्योंकि पाकिस्तान हम आपको दे दिया और पाकिस्तान देने के बाद उसको, ठीक है, 75 करोड़ ही था या उससे कम था, इसके बारे में मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, है ना। 75 करोड़ ये पॉलिटी में आपको पता चले कितना उसका प्रावधान किया गया था, ठीक है। हाँ, वही बेसिकली वो प्रशासनिक चुनौतियां जो इनके सामने बार बार आ रही थी, ये इस वजह से चाहते थे कि अब भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना हो, सब एक ही छत पे आ जाए, नीचे आ जाए, है ना। क्योंकि आप खुद समझो एक विभाग को संभालने के लिए कितने प्रयत्न सरकार के लगते हैं, और जब मल्टीपल विभाग हो जाएंगे तो फिर कितने प्रयत्न बढ़ जाएंगे उसके, है ना। तो इस वजह से नहीं चाहते थे ये कि एक इनके ऊपर एक प्रेशर ऐसा बने, तो हमेशा कोशिश करते थे सबको एक ही साथ लाने की कोशिश की जाए, ठीक है। प्लस एक अलग इनके ऊपर प्रेशर ये भी था कि आप लोगों की वजह से भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा है ना, आप ही लोग की वजह से हो रहा है। पूरी दुनिया के आरोप इनके ऊपर लगा करते थे, तो उन आरोपों से भी बचने के लिए इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को स्टार्ट किया था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। प्लस गांधी का प्रेशर, गांधी ने लगातार प्रेशर बनाया हुआ था कि पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान अलग नेशन नहीं बनना चाहिए। तो ये सब प्रेशर इनके ऊपर इतने आ रहे थे, इसकी वजह से इन्होंने इस चीज को डिसाइड किया, ठीक है। देखिए इसके बाद तो ये हुई आपसी सहमति को क्रिएट करना, एक उद्देश्य इनका ये हो गया। दूसरा संविधान सभा, और संविधान सभा का निर्माण करना होगा, और उसके बाद में प्रमुख जो दल हैं उनके सारे के सारे समर्थन को प्राप्त करके एक परिषद की स्थापना कर देना, ठीक है, जिसमें दोनों दलों के सदस्य वहां पर प्रेजेंट रहेंगे, और ऐसा हुआ, ठीक है। ये उद्देश्य भी लिख लो तीनों, अगर आपने वो 5 लिखे हुए, 5 के नीचे ये तीनों भी लिख लो, ये तीनों उद्देश्य भी वहां पर मेंशन कर लो, जिसमें पहला संविधान निर्माण हेतु भारतीय नेताओं के साथ सहमति प्राप्त करना। दूसरा लिख लेना संविधान सभा का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना, और तीसरा प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन से कार्यकारी परिषद की स्थापना। कैसा बताओ, तुम बताओ क्या? एक पार्टी को खत्म करके दूसरी पार्टी को, मतलब मुस्लिम लीग को पूर्णतः समाप्त कर दिया जाता और कांग्रेस चला के भारत दे दी जाती। अच्छा ठीक है। अभी 2 दिन पहले घटना हुई थी आपके क्लास में 23 वर्ष स्टैंड वाली, है ना। अगर 10 वाले लोगों को दबा दिया जाता, खत्म कर दिया जाता, तो वहाँ तुम न्यूट्रल थे ना, ऐसे यहाँ पे भी कई सारे लोग न्यूट्रल थे, वो भी था। तो जो माइनॉरिटी में है उसको दबा के कुचल के फेंक थोड़ी दिया जाएगा, उसकी भी तो कुछ बात रखी जाएगी ना। तो वैसी कोशिश यहाँ की जा रही है कि एक सुधार और संवैधानिक सुधार के तौर पर सबको सबके अधिकार दिए जाए, और अगर उनको दबा के कुचलने की कोशिश यहाँ पे की जाती तो कितने दंगे बढ़ गए होते, ये भी तो सोचो कम से कम, वो कितने सांप्रदायिक दंगों में कन्वर्ट हो गया होता, और ऐसा हो भी रहा था। वो तो विभाजन कर दिया सही समय पे, उसमें बहुत बड़ा रोल माना जाएगा जो वल्लभ भाई पटेल है उनका, उन्होंने सही समय पे अनाउंस कर दिया कि अब कांग्रेस को अपना लेना चाहिए विभाजन, क्योंकि अगर उस समय नहीं माना होता तो शायद वो दंगे इतने भीषण होते कि भारत की जनसंख्या के ऊपर अभी बहुत बड़ा एक नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है ना, बहुत ज्यादा। ठीक है, विफल हो गया। विफल होने के पीछे आपको कारण पता ही नहीं है, ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कि दोनों जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस है उसमें आपसी मतभेद सबसे बड़ा कारण है, और दोनों किसी भी तरीके का ये अधिकार किसी दूसरे सदस्यों को नहीं देना चाहते थे। मुस्लिम लीग चाहते थे सारे अधिकार उससे मिले, कांग्रेस चाहती थी उसको अधिकार मिले, ठीक है। तो इस वजह से ये विफल हो ही जाएगा, और इस विफल होने के पीछे के कारण
एक कारण और भी था, वो आप देख लीजिए, ये बड़ा कारण है, इसको समझना जरूरी है। प्रांतों को इस समय 3 समूह में विभाजित किया जाएगा, 3 वर्ग है, ठीक है। इन 3 वर्गों में प्रांतों को विभाजित किया जाएगा। अब आप देखिए स्टेट और प्रांत देखिए, खुद आपको समझ आएगा। पहला समूह देख रहे हैं, समूह ए है, जिसमें मद्रास, मध्य प्रांत, यूपी, बिहार, बॉम्बे और उड़ीसा, और ये सारे प्रांत आपको हिंदू मेजोरिटी दिख रहे हैं, हर जगह हिंदू मेजोरिटी है यहाँ पे। तो हिंदू मेजोरिटी के प्रांतों को एकदम अलग कर दिया गया, मतलब इन प्रांतों से कल को पाकिस्तान के लोगों का कोई लेना देना नहीं होगा। कल को अगर एक नए प्रांत की डिमांड भी होती है तो इन प्रांतों से मुस्लिम लीग का कोई मतलब नहीं, इसलिए इन्होंने ग्रुपिंग की थी। ये हम ग्रुपों के हिसाब से डिवाइड कर देते हैं कि आपको कौन से प्रांतों में इंटरेस्ट है, पता चल जाएगा, है ना। तो ये ग्रुप तो ये होगा। दूसरा ग्रुप देखिए, पंजाब, सिंध, NWFP और बलूचिस्तान, ये 4 प्रांत वो हैं जहां पे मुस्लिम मेजोरिटी थी, ठीक है। ऊपर के प्रांतों में हिंदू मेजोरिटी, यहाँ के प्रांतों में मुस्लिम मेजोरिटी। अगर मुस्लिम लीग इंटरेस्ट लेगी तो किसमें लेगी? इन प्रांतों में, पंजाब में, सिंध में, NWFP में या यहाँ पर बलूचिस्तान में, ठीक है। उसके बाद में बंगाल और असम। अब बंगाल असम मुझे बताओ कैसे राष्ट्र है, मतलब कैसे प्रांत है, इसके अंदर मुस्लिम मेजोरिटी है या हिंदू? मिक्स भी कह रहे हो तुम लोग या मुस्लिम से कह रहे हो, कैसे? अब मिक्स होगी, तो अगर मुस्लिम होगी यहाँ पे, मुस्लिम मेजोरिटी होगी यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2 ग्रुप डिवीजन हो जाएंगे, जो मुस्लिम्स के पक्ष में चले जाएंगे, और मेजोरिटी तो भाई यहाँ पे समूह एक ही है, कांग्रेस के लोगों की है। तो किस आधार पर इन्होंने तीसरा ग्रुप डिवाइड कर दिया? बंगाल और सिंध जैसा, सॉरी बंगाल और असम जैसा। बंगाल और असम अभी भी बता दूं वो मुस्लिम मेजोरिटी इलाका है, ठीक है, मुस्लिम मेजोरिटी। यहाँ पे भी मुस्लिम मेजोरिटी, यहाँ पे भी मुस्लिम मेजोरिटी। इसके पीछे क्या कारण था कि इन्होंने 2 ग्रुप मुस्लिम मेजोरिटी के बना दिए, और यहाँ पे ये दिखाया गया था कि जो ग्रुप सी हम बना रहे हैं ये मिक्स पॉपुलेशन का है, वो उन्होंने दिखाया जरूर, लेकिन एक्चुअल में यहाँ की पॉपुलेशन ज्यादा मेजोरिटी में किसकी थी? मुस्लिम्स की थी। ऐसा क्यों किया गया? कोई कारण इसके पीछे? हाँ, पहला कारण तो देखो समझ आ रहा है, पहला कारण एकदम क्लियर है कि उसमें ये बताया जा रहा है कि हिंदू मेजोरिटी है, उससे मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं, मुस्लिम लीग उसमें हस्तक्षेप करेगी। दूसरा, यहाँ पे सेकंड वाला ग्रुप है, ये मुस्लिम मेजोरिटी वाला है, यहाँ पे मुस्लिम लीग जैसे चाहेगी उस तरीके से यहाँ पे देख लिया जाएगा, बात कर ली जाएगी। तीसरा ग्रुप बंगाल और असम को विभाजित करने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव वो ये था कि बंगाल और असम यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी के लोग जरूर थे, और ये क्लियर तौर पर पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहते थे। ये था ग्रुप नंबर सी, जिसको थर्ड ग्रुप में रखा गया था। बंगाल तभी तो बांग्लादेश बना, ठीक है, बांग्लादेश वेस्टर्न पाकिस्तान जिसको बोला जाता है, ईस्टर्न पाकिस्तान बोला जाता था बाद में, है ना। तो यहाँ के लोग ही चाहते थे कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे उस समय तक, है ना। बाद में 1970s के दौर में इनका मत जरूर बदल गया, लेकिन उस समय तक तो चाहते थे हिस्सा बनेंगे। असम के लोग उस समय चाहते थे, लेकिन असम को हमने दिया नहीं, और ना किसी तरीके की कोशिश की गई उस समय, इसको दबा दिया गया इनके विरोध को। तो एक ऐसा ग्रुप क्रिएट किया गया जो वो पक्ष के लोग थे जो स्वयं चाहते थे कि पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे, है ना। तो इस तरीके से 3 ग्रुपों का विभाजन किया गया। एक कांग्रेस के हित में है पूरा, उसमें किसी भी तरीके का कोई इंटरफेयर नहीं होगा। दूसरा मुस्लिम लीग के पक्ष में है, यहाँ कांग्रेस इंटरफेयर करेगी, बिल्कुल करेगी, और कांग्रेस चाहेगी तो इसमें से भी कोई राज्य अपने हाथ में ले सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग अगर जीत लेगी तो मुस्लिम लीग ले जाएगी। इसको लेके ये मतभेद था, लेकिन यहाँ वाले जो ग्रुप थे वो क्लियर थे, उन्हें कहाँ जाना था? पाकिस्तान में ही जाना था, एक अलग नेशन का पार्ट बनना था। इस वजह से इन 3 ग्रुपों में इसका विभाजन किया गया था, ठीक है। 3 पक्ष 3 विभाजन यहाँ पे किए गए ग्रुप के आधार पर। ये ग्रुप ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी इन्हीं ग्रुप के हिसाब से विभाजन होगा पाकिस्तान, ठीक है। तीनों ग्रुप के नाम लिख लो अगर ना लिखना हो तो। ठीक है, अब देखिए
कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हुआ क्या, हमने बताया आपको, जैसा कि वायसराय ने बोला था अंतरिम सरकार बना के देंगे आपको, ठीक है, जो क्या करेगी अब सरकार चलाएगी, उसी में संविधान बनता रहेगा और उसी दौरान क्या होगा, भारत को आजादी मिल जाएगी और जब आजादी मिल जाएगी आप लोग अपने इलेक्शन करा के चुनाव करा लें, ठीक है। अब क्या बोला गया, वायसराय ने बोला कि एक अंतरिम सरकार बनाओ जिसमें कितने लोग रहेंगे, 14 लोग रहेंगे और इसमें साफ तौर पे बोला गया हम कांग्रेस से 5 सदस्य बुला रहे हैं, मुस्लिम लीग से 5 सदस्य बुला रहे हैं और बचे हुए 4 लोग कौन होंगे, एक सिख होगा, एक पारसी होगा, एक ईसाई होगा और एक अनुसूचित जाति का होगा। ये 4 सदस्य और होंगे तो कितने होंगे टोटल, 14 सदस्य, 5 कांग्रेस, 5 मुस्लिम लीग और 4 सदस्य इस समुदाय से जो सिख, पारसी या फिर ईसाई और अनुसूचित जाति से आते हैं। तो ऐसे टोटल 14 लोगों का एक अंतरिम सरकार बनाने के लिए लोगों को बुलाया गया, ठीक है। चलो सब तैयार है, यहाँ पे सब तैयार होगा, मुस्लिम लीग भी खुश होगी कि उसके 5 सदस्य जा रहे हैं सरकार बनाने के लिए, अंतरिम सरकार का पार्ट बनेंगे, संविधान सभा जैसे भी बनेगी उस सब में हमारा हस्तक्षेप रहेगा और वहां हम डिमांड रख देंगे अपनी कि हमें अलग एक संविधान चाहिए, ठीक है। मुस्लिम लीग को नहीं समस्या है, कांग्रेस को भी नहीं समस्या कि चलो तुमने हमें प्रतिनिधित्व दिया, 5 सीटों का दिया, लेकिन कांग्रेस में हाँ इस बात को लेकर मतभेद जरूर हुआ था थोड़े समय तक कि कांग्रेस में मेजोरिटी के लोग हैं तो मेजोरिटी की संख्या कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी। अब मुस्लिमों को 3 सीट देते थे, मुस्लिम लीग को 3 सीट दे देते, 7 सीटें कांग्रेस को मिलनी चाहिए थी अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाएगा और वो सही बात भी थी। लेकिन उसके बाद भी अंग्रेजों ने बोला आपसी मतभेद ज्यादा क्रिएट हो, उससे अच्छा बराबर बराबर दे दिया जाए, तो इन्होंने बराबर बराबर दे दिया जाए। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पर जैसे ही बात आई 5-5 सदस्यों को चुनाव की, 5 पर ये 4 तो चुन के आ गए अपना, कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन इनमें से जो 5-5 चुन के आए, 5 मुस्लिम लीग ने भेजे जो सारे मुस्लिम थे, ठीक है। अब कांग्रेस ने क्या करा, 5 लोगों को भेजा, उसमें से 4 हिंदू भेज दिए और 1 मुस्लिम भेज दिया, ठीक है। अब ये एक चालाकी थी, डिप्लोमेसी थी कांग्रेस की। इस समय कांग्रेस क्या करना चाहती थी, वो मुस्लिम लीग को तोड़ना चाहती थी, ठीक है। यहीं पे मुस्लिम लीग पागल हो गई एकदम से, उसे लगा कि कांग्रेस ये करके दिखाना क्या चाहती है, कांग्रेस ये करके जताना क्या चाहती है कि मुस्लिमों के ऊपर अधिकार कांग्रेस का है, इस तरीके की कोई बात दिखाना चाहती है। क्योंकि कांग्रेस चाहती है आराम से 5 के 5 सदस्य भेजती है ना, हिंदू सदस्य भेज देती और सरकार का अंतरिम सरकार का चुनाव हो जाता। लेकिन कांग्रेस ने यहाँ पे जानबूझ के ये काम किया कि उसने क्या करा, एक मुस्लिम सदस्य जानबूझ के भेज दिया और जैसे ही मुस्लिम सदस्य आया, यहाँ से मुस्लिम लीग ने अपना समर्थन तुरंत वापस ले लिया, है ना। और उसने बोला कि मैं यहाँ पर अंतरिम सरकार का पार्ट नहीं बन सकती क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस ये डिप्लोमेसी खेलने की कोशिश कर रही है कि वो मुस्लिमों के ऊपर अपना वर्चस्व रखती है। इससे देखो 2 तरीके के फायदे हुए होंगे, एक तो मुस्लिम लीग खुद चली गई, कांग्रेस को भगाना नहीं पड़ा, पहला फायदा है ना, अपने यहाँ पे उन्हें हाथ खड़े कर दिए, बोले नहीं भैया हट जाओ यहाँ से। दूसरा फायदा क्या होगा, पूरे देश की जनता को एक मैसेज गया होगा कि अगर कांग्रेस मुस्लिमों को यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहती तो अंतरिम सरकार में किसी मुस्लिम को क्यों भेजते, है ना। तभी तो मुस्लिम लीग अगर चाहती तो पाकिस्तान में सारे मुस्लिमों को लेके चली जाती, लेकिन उसके बाद में भी बहुत सारे मुस्लिम्स मेजोरिटी में भारत के अंदर बच गए। क्यों बच गए, इसी वजह से कि कांग्रेस ने अपना जो एक नेचर था, सेकुलर नेचर, वो हमेशा बरकरार रखा। उसने कभी इस गुस्सा में या फिर इस तैश में आकर ये डिसीजन ही नहीं लिया कि हम तुम हिंदू पार्टी कहते रहे तो चलो हिंदू पार्टी बन जाए, नहीं, उसने कभी ऐसा किया ही। उसने हमेशा वो मेंटेन रखा जिस बेसिस पे कांग्रेस के साथ में बहुत सारे सदस्य मुस्लिम्स जो थे वो उसके साथ बरकरार रहे, है ना। और उसकी वजह से भारत के विभाजन के दौरान भी कई सारे मुस्लिम भारत में सिर्फ कांग्रेस की वजह से रुकने को तैयार हो, है ना। तो ये जो कांग्रेस की सफलता थी, इस सफलता के बाद मुस्लिम लीग तो यहाँ नाराज हो गई। मुस्लिम लीग ने यहाँ क्या करा, अपने आप को एकदम अलग कर लिया और अलग करते हुए इसने इसी समय यहाँ पे क्योंकि कांग्रेस अब क्या करेगी, अंतरिम सरकार बना लेगी अपनी, कांग्रेस क्या करेगी यहाँ पे अपनी सरकार बना ली। मुस्लिम लीग ने समर्थन वापस ले लिया तो मुस्लिम लीग की जगह जो सदस्य आएंगे वो सदस्य भी अब किसके लोग होंगे, कांग्रेस के ही तो लोग होंगे या कांग्रेस से कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड लोग होंगे जो उसका सरकार का सदस्य बनेंगे। तो अब मुस्लिम लीग का यहाँ पे अंतरिम सरकार में रोल खत्म हो गया। अब यहाँ पे एक अंतरिम सरकार बनी जिस सरकार में सभी कांग्रेस के ज्यादातर लोग हुआ करते थे और जैसे ही वो सरकार बनी मुस्लिम लीग ने इसको घोषित कर दिया सीधा कार्यवाही दिवस। और यहीं पे 16 अगस्त 1946 को इसने, जो आज का ही दिन है ना, 16 अगस्त 1946, यही दिन है जिस दिन भारत के अंदर बहुत भीषण दंगे हुए और इतने दंगे हुए थे कि भारत के अंदर इसके बाद में अब ऑप्शन नहीं बचा था कि भारत में मुस्लिम लीग को रोका जा सके, है ना। जैसे चरण बोले दबा दिया जाता है ना, तो नहीं दबा सकते थे। इसके बाद में दबाना लगभग इम्पॉसिबल था। वो इम्पॉसिबल इसलिए था क्योंकि
जब इनकी बात नहीं मानी गई तो पता नहीं लाखों की संख्याओं में हत्याएं होना शुरू हो गई, दोनों तरफ से दंगे भड़क गए और कई सारे लोग इसके अंदर मारे गए। ठीक है, इसके बाद में क्योंकि यहाँ पे जिन्ना ने साफ तौर पर अनाउंस कर दिया था कि अगर पाकिस्तान नहीं मिलेगा तो पाकिस्तान अब छीना जाएगा, है ना, तो वो छीनने के लिए अब जो सामने आएगा उसके सामने हथियार चलाने पड़ेंगे। और ये कहते हुए इन्होंने सीधा कार्रवाई दिवस मनाया इस डेट को, और इसी डेट को यहाँ पर इसके बाद में भारत के अंदर संविधान सभा भी बन गई, क्योंकि सीधा कार्रवाई दिवस से भी यह बात एक क्लियर हो चुकी थी कि भारत में मुस्लिम लीग का संविधान सभा में कोई भी हिस्सा देने का कोई लॉजिक नहीं है, उसे जो करना है भारत में करते रहे। कांग्रेस ने इस बात से लेकर मुस्लिम लीग का ना तो समर्थन कभी मांगा और ना ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड के लोगों ने मुस्लिम लीग को संविधान सभा में शामिल करने की कोशिश करी। मतलब जो दो संविधानों की बातें चल रही थी बार बार, तो ब्रिटेन ने क्या बोला, ब्रिटेन ने बोला अब हम संविधान नहीं करेंगे, संविधान नहीं करेंगे, जिसको उसका पार्ट बनना आके पार्ट बन जाए और जिसको दंगे करना वो दंगे करता है ना। तो इस बेसिस पर क्या करा, इन्होंने एक संविधान सभा बना दी, जिसका गठन आप लोग को बहुत अच्छे से पता कब हुआ, 9 दिसंबर 1946। इसी दिन संविधान सभा बन गई और इस संविधान सभा के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे बड़े मेंबर के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर चुना गया, वो किसका चुनाव किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा स्थायी सदस्य थे या अस्थायी? स्थायी। अस्थायी कौन था? आज तो स्थायी कौन था? राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। तो राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में फिर संविधान सभा ने अपना कार्य किया और कार्य करने के बाद में इसके अलग अलग प्रारूपों पर डिस्कशन किया होगा आप लोग ने, जब संविधान पढ़ते होंगे तो वहाँ पे ये डिस्कशन होता है कि प्रारूप समिति क्या थी या किस तरीके की केंद्र समिति, राज्य समिति, अलग अलग समितियां बनी और उन समितियों के अध्यक्ष होते गए। उस सब में आप लोग एक चीज देखोगे कि मुस्लिम लीग के सदस्य उसका पार्ट नहीं रहते थे, और अगर रहते भी थे तो वो मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं करते थे, है ना। तो वो लोग यहाँ के सदस्य के पार्ट बने और संविधान सभा का निर्माण हो गया। संविधान सभा ये वही है, आपको जो उसका पोस्टर एक दिखाया गया है जिसमें सीधा कार्रवाई दिवस जब जिन्ना ने यहाँ पे अनाउंस किया था, और उसी के बाद में देखो किस तरीके से यहाँ पे लाशें फैली हुई थी और गिद्धों की संख्या वहाँ पर लाशें खाने के लिए इकट्ठी हो जाती थी। मतलब वहाँ पे ऐसी हालत हो चुकी थी जैसी हालत आपने एक बार कभी और देखी थी। कौन सी हालत देखी थी? जब नादिर शाह ने आक्रमण किया था भारत के ऊपर, है ना, और नादिर शाह दिल्ली की सड़कों के ऊपर ऐसी लाशें बिछा कर गया था कि लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, इस वजह से क्योंकि वो पूरी बदबू लाशों की वहाँ पर फैली हुई थी, है ना, और उसको आके गिद्ध, चीले या फिर जानवर नोचा करते थे। ये हालत इस समय भारत की, ठीक। और इस समय भारत के पास में ऑप्शन नहीं था कुछ और, जो सिर्फ और सिर्फ एक था, वो था जो इनकी डिमांड है मुस्लिम लीग वालों की, उस डिमांड को पूरा कर दिया जाए, पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया जाए, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, जिसकी वजह से ये चीज, और जिन्ना ही अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जिन्ना के अलावा 3 लोग और रिस्पॉन्सिबल हैं इस विभाजन के पीछे, उसकी अभी चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है। पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मिली थी तो कुछ इस तरीके का दृश्य था, ये उसी समय का फोटो, जिस समय में इस समय में यहाँ पे कांग्रेस की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ पर बनी और उस असेंबली में डिस्कशन हो रहा था, ठीक है। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू यही शुरू से ही इस चीज को लीड कर रहे थे, हमेशा से इस बात को लीड किया करते थे। तो ये बात तो निर्धारित थी कहीं ना कहीं कि संविधान सभा के बाद में जब भी संविधान बन के तैयार होगा, वो तो बनेगा तैयार होगा ही होगा, साथ ही साथ में एक चीज और निर्धारित करी जाएगी कि अगला जो भी भारत का चुनाव होने से पहले सरकार की कमान अगर किसी के हाथ में सौंपी जाएगी तो वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू। ये वही सीन है जिस समय में ये अपना प्रारूप डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। आप देखोगे ना, जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले संविधान सभा में प्रारूप ही तो रखा था, है ना, तो ये प्रारूप अपना रख रहे हैं इस समय में, ये उस समय की बात है, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन मार्च से अगस्त तक 1947 यहाँ पे आ जाते हैं इसके बाद में, और यहाँ से जो है माउंटबेटन की कुछ योजनाएं शुरू हो जाती। माउंटबेटन आए नहीं थे भारत में, इनको भेजा सिर्फ इसलिए गया था कि जाओ भारत को आजाद करा के आओ, ठीक है, या भारत के हाथों में आजादी सौंप के आओ। वेवेल के बाद में इनको बुलाने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव था कि जाके वहां पे लॉ पास करो और लॉ पास करके वहां पे भारत को आजादी सौंप के आओ। क्यों? क्योंकि इस समय लेबर पार्टी की सरकार बन चुकी थी, एटली भारत के प्रधानमंत्री बन चुके थे, सॉरी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन चुके थे, और एटली ने घोषणा करी थी माउंटबेटन को भेज के भारतीयों को आजादी सौंपी जाए, ठीक है। तो माउंटबेटन यहाँ पे आते हैं सबसे पहले 3 जून योजना, है ना, इसके बाद में 1947 की जो ये 3 जून योजना है, इससे पहले भारत के अंदर डिकी बर्ड प्लान आता है। डिकी बर्ड प्लान व्यक्ति का नाम है, डिकी बर्ड, ठीक है। वो इस प्लान को माउंटबेटन से पहले भारत में लेके आते हैं, जिसमें बात की जाती है कि भारत का विभाजन हो जाएगा और भारत में 2 नेशन बन जाएंगे, एक भारत बन जाएगा, एक पाकिस्तान बन जाएगा। इस तरीके का भारत को आजादी हम सौंप देंगे। उसमें फिर कुछ सुधार करते हुए 3 जून की योजना है। इसी 3 जून की
की योजना को क्या बोला जाता है? माउंटबेटन योजना बोला जाता है। और इसी माउंटबेटन योजना ने भारत की आज़ादी को जुलाई 1947 में रखने की बात की थी, लेकिन किसी परिस्थितियों में ये डेट और आगे पोस्टपोन हुई और 15 अगस्त 1947 लास्ट डेट बनी जब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी समय रैडक्लिफ कमीशन बना और रैडक्लिफ कमीशन ने क्या करा? भारत और पाकिस्तान की सीमाओं का निर्धारण कर दिया कि ये सीमा डिसाइड होगी, ये भारत होगा और ये पाकिस्तान होगा। दोनों का डिवीजन इस बेसिस पे कर दिया गया। ठीक है, तो देखिए बेसिकली माउंटबेटन योजना, जैसे मैंने आपको बताया, माउंटबेटन योजना को इस तरीके से भी जाना जाता है, 3 जून की योजना भी इसको नाम दिया जाता है, क्योंकि माउंटबेटन योजना से जस्ट पहले डिकी बर्ड प्लान आया था। तो डिकी बर्ड प्लान को भी इसी योजना का एक हिस्सा बताते हुए कभी कभी माउंटबेटन को डिकी बर्ड योजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अलावा इसको बाल्कन योजना भी बोला जाता है, क्योंकि ऐसी ही एक योजना बाल्कन नेशंस, जो बाल्कन के देश हैं, उन देशों में ऐसी ही एक योजना पहले प्रेजेंट की जा चुकी थी। इस बेसिस पे इसको एक नाम क्या दिया जाता है? बाल्कन योजना। तो कभी भी माउंटबेटन योजना आएगी तो ये 3 नाम हम लोग याद रखेंगे, 3 जून योजना, बाल्कन योजना या डिकी बर्ड प्लान के तौर पर भी हम इसका नाम याद रखते हैं। ठीक है, ये योजना आई और इस योजना ने 3 जून को घोषणा की थी, 3 जून 1947 में, कि हम भारत को आजाद कर देंगे और आजादी की डेट क्या होगी? 15 अगस्त 1947। और इस योजना के अंतर्गत बोला गया भारत एक अलग नेशन होगा और पाकिस्तान एक अलग नेशन होगा। पाकिस्तान का विभाजन करके ही भारत को अब आजाद किया जाएगा। ठीक है, जो उनकी डिमांड लगातार चल रही थी। और इस डिमांड को माउंटबेटन ने माना तब माना जब कांग्रेस के सदस्यों ने खुद इस बात को बोल दिया कि चलो ठीक है, अब विभाजन तय करते हैं और विभाजन अब हो जाएगा। हुआ क्या था? माउंटबेटन जिस दिन भारत आया उस दिन आते ही सबसे पहले वो गांधी जी से मिला। ठीक है, गांधी जी से मिला और गांधी जी से मिलने के बाद में उसने इस बात पर डिस्कस किया। वो क्या बोला कि मैं नहीं चाहता भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। माउंटबेटन ने क्या बात रखी आगे? मैं नहीं चाहता भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो, और इसका कोई तरीका अगर कोई देश में सुझा सकता है तो वो आप ही हो, किस तरीके से भारत का बंटवारा रोका जाए। तो यहाँ पे गांधी जी ने उनको सुझाया। उन्होंने बोला कि आपके पास में 2 ऑप्शन है और दोनों ऑप्शंस आपको करने ही पड़ेंगे। यहाँ पे पहला ऑप्शन आपके पास में है कि जाके जवाहरलाल नेहरू से इस पर चर्चा कीजिए और कोशिश करिए जवाहरलाल नेहरू को मना लीजिए। अगर आप जवाहरलाल नेहरू को मना लेंगे तो इस देश का विभाजन रुक जाएगा, पहली चीज। दूसरा बोला मोहम्मद अली जिन्ना से बात करिए, ऑप्शन ये है। और मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने के बाद में आप इस बात का निर्धारण कर लीजिए कि वहाँ भारत का बंटवारा होगा या नहीं होगा। अगर जिन्ना को मना लेगा तो भारत का बंटवारा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इनके सामने 2 ऑप्शन थे और दोनों ऑप्शन इन्होंने जाके करना शुरू किए। ये पहुंचे सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू के पास में। जवाहरलाल नेहरू के पास में पहुंचे तो जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने इस बारे में डिस्कस किया। जवाहरलाल नेहरू ने बोला मुझे भारत के बंटवारे को किसी भी तरीके से देखने का कोई भी शौक नहीं है, मैं नहीं चाहता भारत का बंटवारा हो और मैं किसी भी तरीके से नहीं चाहूंगा कि भारत डिवाइड हो जाए या डिवाइड हो। लेकिन हाँ, एक चीज है, वो ये है कि मैं भारत का पहला प्रधानमंत्री बनूंगा। ठीक है, ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सोच उनके सामने रखी। ठीक है, इस बात को जब उन्होंने अपने सामने रखा तो माउंटबेटन को एक बात तो समझ आ गई कि जवाहरलाल नेहरू भारत के बंटवारे के पक्ष में तो नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज को लेकर जिद पे अड़े हुए हैं कि वो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। ठीक है, ये बात यहाँ पे माउंटबेटन करके है जवाहरलाल नेहरू से, लेकिन थोड़ा संतुष्ट थे, चलो ठीक है भारत का बंटवारा ना हो, प्रधानमंत्री कोई भी बने, इससे क्या जाता है ना। दूसरी तरफ जिन्ना की तरफ पहुंचे और जिन्ना की तरफ जब पहुंचे तो उन्होंने जिन्ना के साथ में मीटिंग की है 40 मिनट की, 40 मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखा हुआ है माउंटबेटन की किताब के अंदर। और माउंटबेटन ने जिन्ना के साथ अपनी मीटिंग को काफी अच्छे से क्लासिफाई किया और उस मीटिंग में उसने बोला कि मैंने जिन्ना के साथ 40 मिनट की मीटिंग करी और 40 मिनट के दौरान मैंने जिन्ना से कम 100 क्वेश्चंस पूछे। ठीक है, और उन 100 क्वेश्चंस में लगातार जिन्ना सिर्फ एक रिस्पॉन्स दिया करते थे। अगर मैं उनसे पूछता था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बनने को कह रहे हैं, इस पर आपका क्या मत है, तो उनका जवाब पता क्या आता था? पाकिस्तान। ठीक, 100 क्वेश्चन पूछे, 100 का 100 एक आंसर था पाकिस्तान। मैं क्वेश्चन कुछ भी पूछता था वो व्यक्ति एक ही शब्द बोलता था पाकिस्तान। उसके अलावा ना उसने मुझसे कुछ चर्चा करी, ना उसने मुझसे कोई बात करी, ना कोई अपने व्यूज रखे और किसी भी तरीके का कोई मेरे साथ में उसका डिस्कशन हुआ ही नहीं। सिर्फ एक शब्द उसके मुंह से निकलता था, वो था पाकिस्तान। तो मतलब उससे सिद्ध था, एकदम क्लियर था कि जिन्ना ना पाकिस्तान लिए नहीं मानेगा। और जिन्ना को इस समय समझाने का मतलब था
कि वो इस समय किसी ऐसी सिचुएशन में था ही नहीं कि इस समय वो पाकिस्तान के अलावा कुछ और सुनना भी चाहता था। वो यही चाहता था कि कोई भी उसके पास में आए, वो सिर्फ एक बात बोल जाए उससे आगे कि हम तुम्हें पाकिस्तान दे रहे हैं, तो वो खुश हो जाता था, बात करने को तैयार था, अदरवाइज वो बात ही नहीं करता था। उसने गांधी से संपर्क खत्म कर दिए थे इस दौरान, क्योंकि गांधी जी ने उसके सामने वो योजनाएं रखी, जैसे CR फॉर्मूला बोला मैंने, देसाई लिया कटपट, इसके बाद गांधी जी से संबंध खत्म। वरना गांधी जी का सबसे बड़ा भक्त था जिन्ना, एक समय में बोला जाता था, लेकिन गांधी जी से संबंध उसने इस बेसिस पर खत्म कर दिया क्योंकि पाकिस्तान देने के पक्ष में नहीं, है ना। तो इस बेसिस को लेकर जिन्ना की जब ये बातें सामने आई माउंटबेटन के, तो माउंटबेटन ने इस बात को अब सोच ही लिया था कि भारत को विभाजन किए बिना भारत को आजाद करना लगभग इम्पॉसिबल है, और ये चीज पॉसिबल नहीं, ठीक है। तो भारत का विभाजन जो है वो अब कंपलसरी सिचुएशन बन चुका था माउंटबेटन के लिए, और माउंटबेटन ने ऐसा सोचते हुए क्या करा, भारत को विभाजन करके आजाद करने की घोषणा कर दी, और उसने बोला 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान राष्ट्र बन जाएगा, जो भारत से विभाजित हो जाएगा, भारत से आज़ादी मिल जाएगी पाकिस्तान, ठीक है, और ब्रिटेन से आज़ादी किसको मिल जाएगी, भारत को। तो 15 अगस्त 1947 को क्या होगा, भारत आज़ाद होगा। इस सब को लेते हुए मिडनाइट 1947 12 बजे अगेन फिर रात में 1947 की हमने क्या करा, हमने झंडा फहराया, और झंडा फहरा के हमने वहां पर जवाहरलाल नेहरू की पहली स्पीच सुनी होगी, सभी ने सुनी होगी यहाँ पे, जब वो पहली बार देश का संबोधन कर रहे हैं एज अ प्रधानमंत्री, मतलब अपने आप को नेता घोषित करते हुए उन्होंने भारत की आज़ादी घोषित करी, और घोषित करते हुए उन्होंने बोला भारत तो आज़ाद हो गया है, लेकिन भारत सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों से आज़ाद हुआ है, भारत अभी भुखमरी से आज़ाद नहीं है, भारत अभी गरीबी से आज़ाद नहीं है, भारत अभी हिंसाओं से आज़ाद नहीं है, या भारत अभी उस विचारधारा से आज़ाद नहीं है जिसको खत्म करके भारत को एक सुप्रीम नेशन बनाना है ना। और इस सब का प्रयास आज से शुरू हो जाएगा। अभी हमें सिर्फ एक आज़ादी मिली है, अब सारी आज़ादी लेना सिर्फ भारतीयों के हाथों में। और ये कहते हुए उन्होंने अपनी आज़ादी का भाषण खत्म करके चल दी, और चलने के बाद में अचानक से क्या होता है, एक बूढ़ी औरत आती है, जवाहरलाल नेहरू के आगे झापड़ मार देती है, कस तब खींच के मारती है, ठीक है। और जब झापड़ मार देती है खींच के, तो आसपास की जो सिक्योरिटी है वो बड़ा इकट्ठा हो जाती है, पास में आ जाती है, कैसे झापड़ मार देगा, वो चीखती चिल्लाती है, जवाहरलाल नेहरू से एक ही बात कहती है, किस आज़ादी की बात करते हो तुम, कौन सी आज़ादी की बात करते हो, मैंने कल रात ही अपने बेटे को खो दिया, है ना, और मैंने अपने बेटे को खो दिया, मेरा बेटा मेरे हाथों में मरा है, कौन सी आज़ादी की बात करते हो, इस आज़ादी को देने के लिए हमने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। इस बात जवाहरलाल नेहरू इस बात को बोलते हैं, सभी लोगों को रोकते हैं, कहते हैं इमोशन है उनके, वो अपने इमोशन व्यक्त कर सकते हैं, और उस महिला से यही बात कहते हैं कि आज आप देश के प्रधानमंत्री को झापड़ मार सकती हो, यही आपकी आज़ादी, वरना शायद आज़ादी अगर आपको ना मिली होती तो ये झापड़ मारने का अभी क्या हुआ होता, आपका तुरंत की तुरंत हत्या कर दी जाती। ये कुछ चीजें उनके अंदर थी, जवाहरलाल नेहरू के अंदर, कि जनता के बीच में रह के जनता को किस तरीके से संभालना है, इसी सारी चीजों ने भारत के अंदर एक भारत को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी, वो समाजवाद की प्रक्रिया शुरू कर दी। क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ऐसा नेता था कि वो नेता पब्लिक के बीच में कार्य करता था, वो सदन में बैठ के कार्य नहीं करता था, वो कहाँ जाता था, पब्लिक के बीच में, और बीच में बैठ के उनकी समस्याओं को सुन के फिर कार्य किया करता था। तो इस छवि ने उनकी भारत को थोड़ा वहां से कहाँ लेके चले गए। अगर आप 1962 तक देखोगे तो 1962 तक भारत ने अब अपनी ऐसी ऐसी चीजों में कहीं ना कहीं एडवांटेजेस ले ली थी कि भारत को अब काउंट किया जाने लगा था कि आप अपना पक्ष बताओ कि आप कोल्ड वॉर में किसकी तरफ। कोल्ड वॉर समझ लो, वर्ल्ड वॉर खत्म हो गए, अब दो पक्षों में दो ध्रुवीय दुनिया बन गई, और उन ध्रुवीय दुनिया में तमाम देश अलग अलग पक्षों में विभाजित हो गए। एक पक्ष निर्धारित करने के लिए भारत के मत की इतनी वैल्यू हो गई थी उस समय कि भारत अगर अपना मत जिधर दे देता उसका पलड़ा भारी हो जाता। तो भारत ने यहाँ पे NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट को चुना, है ना, और नॉन अलाइंड मूवमेंट को चुनते हुए भारत उसका सबसे बड़ा नेशन बनने के लिए हुआ। तो देखिए उपलब्धियां हैं। भारत नवजात शिशु की तरह जवाहरलाल नेहरू के हाथों में आया, और जब एक नवजात शिशु के तौर पर उसके हाथों में आया होगा और भारत को पालने में क्या समस्याएं उसने फील की होंगी, ये वो माँ ही फील कर सकती है जो किसी नवजात शिशु को संभालती है ना। तो उस समय नेहरू के हाथ में भी एक नवजात शिशु आया था, और वो भारत को इस तरीके से संभालना चाहते थे। वो भी इस समय में आप समझिए कि एक मुस्लिम राष्ट्र के तौर पर एक नया नेशन क्रिएट हो चुका है, जो बात पूरी हाथों से निकल चुकी थी, ठीक है।
तो बहुत कोशिशें करी, प्रयास किए गए, तो उस समय की उपलब्धियों को उनके नहीं भुलाया जा सकता। आज के समय में चर्चाएं देखिए बहुत सारी हो सकती हैं कि कांग्रेस, नेहरू, तमाम तरीके के ऑब्लिगेशंस या उनके खिलाफ बातें हो सकती हैं, लेकिन कभी भी उनकी भूमिका को नहीं नकारा जा सकता। और ये बात तो कभी भी अपोजिशन भी नहीं नकारती है कि जो एक भूमिका है प्रथम प्रधानमंत्री की भारत में, वो एक प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखे जाते, क्योंकि वो एक राष्ट्रवादी थे और राष्ट्र की आजादी क्रांति के लिए उन्होंने भी कार्य किया, उस तौर पर भी हमें उन्हें देखना चाहिए। तो जब भी यूपीएससी में अपने आंसर्स को लिखना तो हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेकर लिखना होता है, ठीक है। तो उस आंसर्स को यहाँ पे इस तरीके से आप संभाल सकते हो। फिलहाल इनके समय में देश का बंटवारा भी हुआ और इनके समय में देश ने आज़ादी भी देखी। अब दोनों में बड़ा असमंजस था कि खुशी मनाएं या दुख मनाएं, है ना। और इस खुशी दुख को मनाने में जवाहरलाल नेहरू ने खुशी चुनी कि भारत आज़ाद तो हुआ, इतने लंबे संघर्ष के बाद हमारे तमाम जो भी लोग थे उनकी सारी की सारी जो जिन्होंने भी प्राण दिए भारत के लिए अपने, उनके बदले हमें आज़ादी तो मिली, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी जी इस बात का दुख मना रहे थे, वो आज़ादी का दुख नहीं मना रहे थे, वो विभाजन का दुख मना रहे थे। और विभाजन का दुख मनाते हुए उन्होंने किसी सेलिब्रेशन में पार्ट नहीं लिया। अपने आश्रम में वो वहाँ पे दलितों की सेवाएं करते रहे, वहाँ पर उन्होंने सेवा की, आश्रम से बाहर नहीं निकले और वहीं पे अपना जो भी है प्रार्थना पूजा वगैरह करके अपना पूरा समय उस दिन गुजारा, ठीक है। तो ये विभाजन और जो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता कहने में सेलिब्रेशन एक बहुत बड़ा हम हमेशा से मनाते चले आए कि 15 अगस्त आज़ाद है, बहुत खुशी मिलती है, हर एक चीज़ में खुश रहते हैं। लेकिन अच्छा वो कि कुछ समय पहले मोदी जी ने एक अनाउंसमेंट किया और उस अनाउंसमेंट में 14 अगस्त भी हमें याद दिलाया कि 14 अगस्त भी है। आप आज़ादी तो मनाने जा रहे हो, लेकिन उस 14 अगस्त को जरूर ध्यान में रख के आज़ादी मनाना, जिस समय हमारे लाखों लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए थे, है ना। तो वो 14 अगस्त भी जरूर ध्यान रखना है। तो इस वजह से आज के समय में ये जो आज़ादी है इसका सेलिब्रेशन तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या पूर्ण रूप से आज़ादी हमें आज भी मिल गई है, इसको लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हमारे सामने आज भी है ना। उसको ढूंढने की ज़रूरत है। 78 साल आज़ादी के हो गए, जो बात जवाहरलाल नेहरू ने अपने पहले भाषण में की थी कि क्या भूखमरी से बस भारत आज़ाद हो गया, अभी भी नहीं हुआ। भूख से भारत में अभी भी मौतें होती हैं, ठीक है। क्या भारत अभी भी बेरोजगारी से आज़ाद हो गया, नहीं हुआ। बेरोजगार अभी भी है भारत के अंदर और सबसे ज़्यादा जनसंख्या में। क्या महिलाओं की सुरक्षा हो रही है, सेफ्टी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आज के समय में भी। और कल परसों से तो आप जो आंदोलन देख रहे हो, ये भीड़ वैसे ही है जो भीड़ आज़ादी मनाने के लिए 15 अगस्त में इकट्ठा हुई थी, वो भीड़ आज के समय में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 15 अगस्त में इकट्ठा है ना। तो ये बात हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाती है कि 78 साल बाद आज़ादी के भी क्या हम अपनी महिलाओं को इतना नहीं दे सकते कि वो अकेले कहीं पे कार्य कर सकें या अकेले कहीं पे भी अपना रात में घर से निकल भी सकें। ये आज़ादी आज भी क्या भारत को मिल गई है? नहीं मिली है। तो देखिए आज़ादी हमेशा अधूरी तब तक रहेगी जब तक भारत की इन समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता, है ना। लेकिन हाँ, 1947 आज़ादी हुई हमारी, हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए। जिन लोगों को हमने खोया, जिन लोगों को हम लोगों ने इस समय में कहीं ना कहीं जिनके योगदान है, उन सारे योगदानों को हम लोग याद करते हैं और याद करते हुए अपने आज़ादी के उत्सव को हमेशा मनाते हैं, क्योंकि ये हमारे मन के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना लाता है। और राष्ट्रवाद ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आज़ाद हो गए, अंग्रेज़ों ने हमें छोड़ के चले गए। आज़ादी का मतलब या राष्ट्रवाद का मतलब हर एक समस्या का निवारण है, और जब तक वो समस्या का निवारण करने में हमारा सहयोग नहीं रहेगा तब तक आज़ादी अधूरी ही है। चाहे वो महिला सुरक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी हत्या से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके के क्राइम से हो, जब तक उन क्राइम में नकारात्मक तौर पर कहीं ना कहीं घटाव नहीं आएगा तब तक हम उस आज़ादी को आज़ादी नहीं मानेंगे, है ना। आज़ादी मनाना, सेलिब्रेट करना अच्छा है, सब सेलिब्रेट करते हैं, हमें खुशी होती है आज़ादी मनाते हुए। लेकिन एक कहीं ना कहीं पीड़ा भी होती है। वो पीड़ा ये होती है कि 78 साल तक आज़ादी के बाद में भी अभी हम लोग कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े। महिलाओं की आज़ादी क्या मिल गई है? एक्चुअल में नहीं मिली है। भारत में तो आज़ादी सभी पक्षों की आज़ादी की बात होती है, लेकिन नहीं मिली। फिर भी हम आज़ाद हुए और आज़ाद होने का सेलिब्रेशन आज भी हम मनाते हैं, मनाना चाहिए, क्योंकि ये पैट्रियोटिज्म की जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, यही हमको इंस्पायर करती है कि आगे चल के अपने नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए हमें कुछ करना है, जिससे भारत की आज़ादी के मिलने के बाद हम राष्ट्र की तमाम समस्याओं का निवारण कर सकें, ठीक है। आज़ादी भारत की हुई, तमाम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं आज़ादी के लिए, हमें सब याद रहता है। लेकिन पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ उसके लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल था? इतनी बातें सुनने के बाद आप लोग को क्या लगता है? 2 मिनट ज्यादा लूंगा आज, कोई बात नहीं। एक तो जिन्ना रिस्पॉन्सिबल है, और कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? मुस्लिम लीग तो चलो पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है।
मुस्लिम लीग तो पूरी तरीके से, हाँ लियाकत अली खान नाम बोला किसी ने, मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली खान और कोई 4 नाम मैं आपको बताता हूँ, 4 नाम याद रखिएगा, दिमाग में आज ही स्टोर कर लीजिएगा पूरी तरीके से। पहला नाम नो डाउट मोहम्मद अली जिन्ना है, ठीक है, 2 मिनट ज्यादा लेंगे आज। पहला नाम मोहम्मद अली जिन्ना है, दूसरा नाम लियाकत अली खान है, ठीक है, तीसरा नाम लॉर्ड माउंटबेटन है, ठीक है। लॉर्ड माउंटबेटन रिस्पॉन्सिबल इसलिए क्योंकि विभाजन की प्रणाली और विभाजन का पूरा तरीका तैयार करने में योगदान इन्हीं का आता है, ठीक है। तो लॉर्ड माउंटबेटन को भी रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। चौथा नाम है चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली कौन है? ये वही है जिन्होंने पाकिस्तान का शब्द गढ़ा था पहली बार कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो ये चौधरी रहमत अली भी रिस्पॉन्सिबल है और ये चारों नाम रिस्पॉन्सिबल हैं और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्होंने लिया भी था कि पाकिस्तान बनाने में हमारा ही योगदान। और चारों लोगों की अगर आप मृत्यु देखोगे ना तो बड़ी भयानक है ना, मतलब इस तरीके से इन लोगों का अंत हुआ है जिस तरीके से शायद कभी भी आप ना सोचो कि ऐसा अंत किसी का हुआ हो। क्योंकि देखिए लाखों करोड़ों लोगों की बद्दुआएं भी तो है साथ में, है ना। अगर भारत के विभाजन के लिए रिस्पॉन्सिबल नेहरू को तो नहीं माना गया ना, गांधी को तो नहीं माना गया ना, किसको माना गया? इनको माना गया ना, ये 4 व्यक्ति जो, और इन 4 व्यक्तियों में से विभाजन में सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जिन्ना को माना गया। जिन्ना को सांस का मरज था, बीमारी हो गई थी और सांस की बीमारी के कारण एकदम इनकी सांस रुकी। 1948 की बात है, अगस्त के आसपास की अप्रोक्स, इनको एकदम से स्ट्रोक पड़ा और स्ट्रोक के दौरान इनका वेट आप लोग इमेजिन नहीं करोगे कि ये कमजोर होकर इतना वेट इनका हो गया था 36 किलोग्राम पे, 36 किलोग्राम के ये हो चुके थे घंटा, है ना। 36 किलोग्राम थे। इनको लेके हॉस्पिटल में जब भागा गया तो हॉस्पिटल में ले जाने के बाद जिस एम्बुलेंस से जा रहे थे उस एम्बुलेंस का पेट्रोल डीजल ही खत्म हो गया, ठीक है, रास्ते में फंस गया, ठीक। दूसरी जब तक एम्बुलेंस, हाँ वही बता रहे शुरू से, तो उसके बाद में दूसरी एम्बुलेंस जल्दी से भाग के आई, पहुंची। जब तक दूसरी एम्बुलेंस इनको ले जाके वहां छोड़ती, 4 घंटे का समय मिला, उस 4 घंटे में ये तड़पते हुए मर गए। पहली मृत्यु ये चौधरी रहमत अली जिन्होंने ये नारा दिया था, पाकिस्तान के अंदर आए वो, इंग्लैंड में अपनी संपत्ति थी, सब बेच-बाच के पाकिस्तान में रहने लगे आके, और वो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम नहीं गद्दारे आजम बोलते थे, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या था? वो जो चाहते थे कि पाकिस्तान इतना बड़ा हो, जिन्ना ने उतना बड़ा नहीं लिया, छोटा लिया, है ना, तो पाकिस्तान छोटा मिला। तो इस आधार पर वो बोलते थे, तो उससे लियाकत अली खान बहुत नाराज हो गया कि जिन्ना को इतना गंदा गंदा गाली देता है, तो उन्होंने क्या करा, इन्हें देश से भगा दिया। देश से भगाने के बाद में अचानक से ये जब देश की प्रॉपर्टी छोड़ छाड़ के भागे इंग्लैंड में, तब ये वहां अकेले पड़ गए और अकेले पड़ने के बाद इनकी आकस्मिक मृत्यु हुई। और वो मृत्यु पता नहीं कैसे हुई, आज तक किसी को नहीं पता, जिसमें 17 दिन तक इनकी लाश कमरे में पड़ी सड़ती रही और 17 दिन के बाद में पता चला कि हाँ इसमें किसी की मृत्यु हुई, तब किसी ने उन्हें निकाला और निकाल के दफनाया, ठीक है। तीसरा नाम मैंने किसका लिया? लियाकत अली खान का। लियाकत अली खान एक जगह भाषण दे रहे थे और भाषण देते दौरान वहां पर किसी ने गोलीबारी करी और गोलीबारी करके उनका हत्या कर दी, ठीक है, उनकी हत्या। लॉर्ड माउंटबेटन 1979 तक जीते चले गए, लेकिन आयरलैंड का एक विवाद चल रहा था। आयरलैंड के विवाद को लेकर एक समस्या बड़ी खड़ी हो गई और समस्या बड़ी खड़ी हुई, आयरलैंड के किसी निवासी ने, एक आर्मी का पर्सन था, उसने आगे लॉर्ड माउंटबेटन को ये कहते हुए गोली मारी, पहले भारत फिर आयरलैंड, और कहते हुए गोली मारी, ठीक है, और गोली मार के इनकी हत्या कर दी। तो देखो विभाजन करा और इनकी वजह से हुआ, लेकिन ये लोग आज के समय में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जो जैसी करनी होती है वैसे ही बढ़नी भी होती है, तो इनका अंत भी ऐसे हुआ। तो इनसे इंस्पायर जो लोग होकर ऐसे कार्य करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना अंत भी सोचना चाहिए। और भारत के विभाजन में जो इन लोगों का रोल था, उस विभाजन के रोल में कहीं ना कहीं इन लोगों को रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, इसलिए इनके साथ ये गति हुई। भारत का जो यहाँ पर आपका आज़ादी था, वो आज़ादी यही खत्म होता है 1947 तक, और 1947 की आज़ादी के बाद यहाँ से शुरू हो जाएगा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। थोड़ा बहुत अच्छा लगा हो तो ताली बजा सकते हैं। थैंक यू सो मच।